हाँ, कल ये किया था हमने. Thank you very much. Can you tell me how the confederation of planets was formed and why? The desire to serve begins. Pa, are you there? Pa, ये तो चले गए. मैं तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. Okay, मैं पढ़ लेती हूँ. The desire to serve begins in the dimension of love or understanding to be an overwhelming goal of the social memory complex. Thus, those percentiles of planetary entities. Okay, it is already live on YouTube. Chalo, good. Mute कर देते. So the desire to serve begins in the dimension of love or understanding to be an overwhelming goal of the social memory complex. Those whose percentiles of planetary entities plus approximately 4% more of those whose identity we cannot speak found themselves long ago in your time seeking the same thing. I think ये question हो गया था. Uske baad, with such a large number of planets in the galaxy, I was wondering if you say there are approximately 500 confederation planets. 500. That seems to me to be a relatively small percentage of the total number of fourth and fifth density planets around. Is there any reason for this relatively small percentage in this confederation? ओके सॉरी मैं वो ड्रॉप हो गया था. कोई बात नहीं. ठीक है ना. ये अभी रिकॉर्डिंग पे है ना ये. There are many confederations. This confederation works with the planetary spheres of 7 of your galaxies, Are Bapre, if you will, and is responsible for the callings of the densities of these galaxies. Jeepa. On to you. तो यहाँ पर अभी हम ये सेशन कर रहे हैं 16th अपना कंटिन्यू. कल हम क्वेश्चन नंबर पर थे 16.32 और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 16.33. तो यहाँ पर डॉन सवाल करता है रा से, कह रहे कि जैसे कि आपने बताया इतने सारे मतलब प्लैनेट्स हैं हमारी ही गैलेक्सी में, मतलब हमारी आकाशगंगा में इतने सारे ग्रह हैं. कह रहे कि लेकिन आपने कहा कि आपकी जो कन्फेडरेशन है, मतलब जो आपका समूह है, वो केवल 500 प्लैनेट को मिला के बनाया है, मतलब 500 प्लैनेट के लोगों को मिला के. कह रहे ये मुझे जो नंबर है ना, ये परसेंटेज में तो बहुत ही छोटा लग रहा है कि भाई चौथी डेंसिटी भी है, फिफ्थ डेंसिटी के प्लैनेट भी होंगे. कह रहे ये मेरे को थोड़ा सा परसेंटेज कम लग रहा है. कह रहे कि इसका कोई रीजन है क्या, मतलब ये इतना छोटा प्रतिशत क्यों है ये. तो रा उसको जवाब देता है, कह रहे कि दोस्त ऐसे बहुत सारे समूह हैं. कहता है कि केवल ये वाला समूह जो है ना, ये तुम्हारी आकाशगंगा और आसपास की और टोटल मिला के 7 आकाशगंगाएं हैं जिनको ये हम लोग अपनी सर्विसेज देते हैं. कहते हैं जब हमें यहाँ से इन 7 में से कॉल आती है ना, तो हम इनको सर्व करने के लिए पहुंचते हैं, मतलब इनकी सेवा में पहुंचते हैं हम लोग. वो उसको एक्चुअली क्या है मैम, डॉन को कम लग रहा था ये नंबर, लेकिन ये 7 गैलेक्सीज ये आराम से हैंडल कर लेते हैं. लेकिन मतलब कन्फेडरेशन भी एक नहीं है, बहुत सारे समूह बना के बैठे हुए हैं अलग 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 गैलेक्सी के अंदर. तो होता क्या है कि एक समूह कितनी गैलेक्सीज को मैनेज कर सकता है ना, ये उसके हिसाब से काम करते हैं. Okay. Would you define the word galaxy as you just used it? We use that term in this sense as you would use star systems. तो यहाँ पर डॉन पूछता है कि आप हमें इसकी जो आप बार बार वर्ड यूज कर रहे हो गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, क्या आप इसका मतलब हमें बताओगे आपके हिसाब से क्या मतलब है इसका. तो रा कहता है कि इसका वो ही मतलब है जैसे तुम एक स्टार सिस्टम यानी एक एक स्टार और उसके अराउंड के जो प्लेनेट है ना, उसको गैलेक्सी बोलते. कह रहे हम बिल्कुल वैसे ही इसको ले रहे हैं जैसे तुम सोचते हो. I'm a little bit confused as to how many total planets then roughly does the confederation that you are in serve? I see the confusion. We have difficulty with your language. The galaxy term must be split.
We call galaxy that vibrational complex that is local. Thus, your sun is what we would call the center of a galaxy. We see you have another meaning for this term. तो मतलब वो मेरे ख्याल सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं. हाँ Okay. हाँ। तो यहाँ पर डॉन सवाल करता है कि यार यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है। कह रहे कि आप हमें बताओगे कि आपके हिसाब से एक आकाशगंगा के अंदर कितने ग्रह होते हैं और कन्फेडरेशन जो है कैसे इनको सर्व करती है, मतलब कैसे इनको अपनी सर्विस देती है। तो रा कहता है कि हाँ, हमें ये विरोधाभास तुम्हारा नज़र आ रहा है, दिख रहा है हम लोगों को। कह रहे लेकिन हम लोगों को तुम्हारी भाषा में इसको बताने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। कह रहा है कि ये जो आकाशगंगा है ना, इसका मतलब अलग करके हम आपको बताते हैं कि हमारे हिसाब से आकाशगंगा क्या है। कह रहे हमारे हिसाब से आकाशगंगा है जो तुम्हारा लोकल बना हुआ है, यानी ये जो तुम्हारा सौरमंडल बना हुआ है ना, इसको हम लोग आकाशगंगा मान के चलते हैं। कह रहे इसलिए जो तुम्हारा सूरज है बीच में, कह रहे उसके आस-पास के जितने भी प्लैनेट हैं, कह रहे उनको उनको हम एक आकाशगंगा मान के चलते हैं। तो कहने का मतलब है ये करीब-करीब ये जो कन्फेडरेशन है, जो ये वाली है 500 प्लैनेट की बनी हुई है, ये करीब-करीब 7 सूरज और उन सूरजों के आस-पास जितने भी ग्रह हैं, उनको अपनी सर्विस देती है। Yes, in our science, the term galaxy refers to the lenticular star system that contains millions and millions of stars. And this had occurred earlier in our communications. This area of confusion. I'm glad to get it cleared up. Now, using the term galaxy in the sense that I just gave you, of the lenticular star system that contains millions of stars, do you know of the evolution in other galaxies besides this one? Ra says we are aware of life in infinite capacity. You are correct in this assumption. हाँ, तो यहाँ पर डॉन सवाल करता है कि हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो रा, हमारे को जो साइंस बताई गई है ना बचपन से, उसके हिसाब से तो एक लेंटिकुलर यानी वो गैलेक्सी स्पाइरल बोल रहा है, वो स्पाइरल की तरह होती है ये। कह रहे हैं कि हमें तो ये बताया गया है कि एक आकाशगंगा में बहुत-बहुत सूरज होते हैं और बहुत-बहुत अनगिनत सूरज होते हैं और अनगिनत क्या कहते हैं ग्रह होते हैं उसके अंदर। कह रहा है कि ये कन्फ्यूज़न हम लोगों को पहले भी लग रहा था, ये विरोधाभास हमें पहले भी लग रहा था और अच्छा हुआ हम लोगों ने ये आपसे अभी क्लियर कर लिया कि हाँ, आपके हिसाब से एक आकाशगंगा क्या है और हमारे हिसाब से क्या है। कहता तो अब जब हम ये क्लियर कर ही चुके हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आकाशगंगा है, जैसे हमने तुम्हें बताया कि मतलब आकाशगंगा में बहुत सारे सूरज होते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं उसके अंदर ग्रह होते हैं। तो कहते हैं कि इसके हिसाब से आप हमें बता सकते हो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से बता सकते हो कि और कितनी ऐसी और आकाशगंगाएँ हैं जहाँ पर ज़िंदगी है, मतलब हमारे जैसी लाइफ़ है। तो रा कहता है कि हमें तो पूरे ब्रह्मांड की पता है दोस्त, हमें तो इन्फिनिट कैपेसिटी में अनगिनत पता है। कह रहा है कि हाँ, तुम्हारा जो इस तरीके का सोचना जो है ना कि आकाशगंगा इस तरीके से होती है, कह रहे हैं तुम भी अपनी अपनी जो तुम्हें सिखाया गया है ना, वो भी ठीक ही है कि हम तो चीज़ों को आसान करके बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें। Can you tell me if the progression of life in the other galaxies is similar to progression in this one? The progression is somewhat close to the same asymptotically approaching congruency throughout infinity. The free choosing of what you call galactic systems causes variations of an extremely minor nature from one of your galaxies to another. हाँ, यहाँ पर डॉन सवाल करता है कि आप हमें ये बता सकते हो कि जैसे हमारे यहाँ पर हमारी आकाशगंगा में जिस तरीके से लोग हैं और लाइफ है और तो कह रहे हैं ऐसे बाकी जो हैं दूसरी आकाशगंगाएँ जैसे मान लो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो गई, आपकी सीरियस गैलेक्सी हो गई, MI5 हो गई, MI6 हो गई और भी बतेरी दुनिया भर की गैलेक्सी हैं, डेनेब हो गई और भी बहुत सारी हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप बता सकते हो कि क्या वहाँ पर भी ज़िंदगी इसी तरीके से लॉ ऑफ वन के कॉन्सेप्ट्स को ही लेके आगे चलती है क्या? तो वो राव से जवाब देता है, देखो दोस्त हर जगह पे ना हर उसमें
आकाशगंगा में चीजें काफी हद तक सेम ही रहती हैं, क्योंकि जो ये प्रोसेस क्रिएटर के बनाए हुए हैं ना, मतलब एक का जो ये वो बनाया हुआ है तरीका, वो ऑलमोस्ट सबके अंदर सेम ही रहता है। ये पूरा इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब अनगिनत लेवल पे भी जाओगे ना तुम, तेरा ऑलमोस्ट सेम रहेगा। कह रहा ये थोड़े बहुत जो चेंजेस आते हैं ना, वो इस वजह से आते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारा है गैलेक्टिक सिस्टम, तुम्हारा सोलर सिस्टम है, अब तुम्हारी इच्छाएं कुछ और हो सकती हैं, बाकियों की इच्छाएं कुछ और हो सकती हैं। यार उसकी वजह से चेंजेस होते हैं, लेकिन वो भी कोई इतने बड़े चेंजेस नहीं होते हैं। अरे वो होते तो छोटे छोटे चेंजेस ही हैं। कह रहे तो इसलिए आप मान के चलो कि वहां पर भी प्रोग्रेस इसी तरीके से होती है जैसे आपके यहाँ पर होती है। मतलब पहली डेंसिटी, फिर दूसरी डेंसिटी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, ऐसे करके ही वहां पर भी होती है प्रोग्रेशन। And then the law of one is truly universal in creating the progression towards the eighth density or octave in all galaxies. Is this correct? This is correct. There are infinite forms, infinite understandings, but the progression is only one. हाँ, यहाँ पे क्लियर कर दिया रानी। तो डॉन पूछता है, अच्छा तो इसका मतलब ये जो लॉ ऑफ वन के जो तरीके लगे हुए हैं, मतलब क्रिएटर के बनाए हुए जो तरीके हैं, इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में एक जैसे ही है कि मतलब जो प्रोग्रेशन होगी, वही सवाल किया उसने कि प्रोग्रेशन होगी पहली डेंसिटी से लेके दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, फिर उसके बाद आठवें पे जाके एक ऑक्टेव बनता है जहाँ पे सारी वो हो जाती है, मतलब डिसॉल्व होती है, मतलब मिल जाती है सारी। तो क्या वो पूछता है डॉन की क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? तो रा कहता है हाँ, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत तरीके के लोग हैं, अनगिनत उनकी सोच है, उनके तरीके इस चीज को समझने के। कह रहे हैं लेकिन ये है याद रखना कि प्रोग्रेस हमेशा एक ही रहती है, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कह रहे हैं इसी तरीके से इन सीढ़ियों को लोग चढ़ते चले जाते हैं। I am assuming it is not necessary for an individual to understand the law of one to go from third to fourth density. Is this correct? It is absolutely necessary that an entity consciously realize it. Does not understand that an entity consciously realize it. Does not understand in order for it to be harvestable. Understanding is not of this density. It is absolutely necessary that an entity consciously realize it. Does okay, the grammar is off, but maybe it's because of me. Yeah. हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर डॉन उससे पूछता है कि दोस्त मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है, इसका मतलब कि ये एक का जो ज्ञान है क्रिएटर का बनाया हुआ, उसका जानना जरूरी है किसी को तीसरी डेंसिटी, यानी मतलब जिस पे अभी हम हैं वहां से चौथी पे जाने में, चौथी डेंसिटी में मूव करने के लिए ये इसका मतलब इतना ज्यादा जरूरी नहीं है इसका ज्ञान प्राप्त करना। तो कहता है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ? रा जवाब देता है नहीं दोस्त, इसको कॉन्शियसली मतलब अपने दिमाग में आपको रियलाइज तो करना होता है, ताकि आप आगे बढ़ सको कि हाँ भाई मेरे को चौथी डेंसिटी में जाना है। ठीक है, ये इसका अगर आपको ज्ञान नहीं होगा ना कि मेरे को चौथी डेंसिटी में जाना है, कह रहा तो आप एक हार्वेस्टेबल ग्रेड के नहीं हो पाओगे, मतलब आप उस कटाई के लायक नहीं हो पाओगे। कह रहा देखो नहीं, अंडरस्टैंडिंग, मैम यही मेरे कह रहा है ख्याल वो। से वो ये कह रहा है कि कॉन्शियसली इसको रियलाइज करना है और इसकी राह पे चलना है। अगर पूरी तरह समझ ना पाओ, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ऑफ दिस डेंसिटी, करेक्ट। मतलब ये डेंसिटी के लोगों के लिए ये पूरी तरह समझना मुश्किल है। इसलिए हाँ, समझो ना समझो, इस राह पे चलो। कॉन्शियसली करेक्ट। रियलाइज करो कि आपको प्रेम करना है, सद्भावना करनी है और दुनिया की मदद करनी है। अगर आप इस राह पे चलते हो तो बहुत है। हाँ, करेक्ट। मुझे ये वो समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, यही कह रहा है वो। और वो ये भी कह रहा है इसके साथ, जब आप इस राह पे चलोगे ना तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि हाँ भाई अगली डेंसिटी आने वाली है और मुझे इसके लिए तैयार होना है। तो उसकी जो तैयारी है, जब लॉ ऑफ वन का थोड़ा बहुत ज्ञान भी अगर आपको हो ना तो आपको अंदाजा रहेगा। कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, जो समझने वाला होता है, ये जो प्यार प्यार है क्या चीज, ठीक है ना। कह रहे अभी तो आप प्यार की छोटी छोटी फॉर्म्स ही देख रहे हो आसपास अपने, जैसे अपने बच्चों को प्यार कर यूनिवर्सल। लिया। हाँ, ये क्या कहते हैं, बच्चों को प्यार कर लिया, दोस्त को प्यार कर लिया, इसको प्यार कर लिया, उसको प्यार कर लिया, टीवी देख लिया, मूवी से प्यार हो गया, जिस चीज से भी आपको प्यार हो रहा है वो तो हो ही रहा है आपको प्यार। कह रहा है लेकिन इस प्यार का मतलब क्या है ना असली,
कह रहे वो तो तुम्हें चौथी डेंसिटी में ही जाके मिलेगा, इस डेंसिटी में नहीं समझ पाओगे तुम। वो बड़ा मुश्किल है इसको समझना यहाँ पे, क्योंकि वहां पे जाने के बाद ना इस प्यार का जो ज्ञान होता है ना, ये बना कैसे, कैसे ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके ऊपर पूरा का पूरा ब्रह्मांड रच दिया क्रिएटर ने। कह रहे ये तो तुम ज्ञान तुम्हें पूरा चौथी डेंसिटी में ही जाके मिलेगा, यहाँ पर तुम प्रॉपरली नहीं सीख पाओगे। इस प्यार को यहाँ पर समझने के लिए हम लोगों को भेजा है, लेकिन हम इस प्यार को यहाँ पर समझ नहीं पाते। यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग लेवल पे प्यार को समझने के लिए भेजा है। मैं समझाती हूँ। नंबर 1 वालों को यहाँ भेजा है समझने के लिए कि खुद से प्यार करो, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं खुद से प्यार करने की कमी होती है, वो खुद से प्यार ही नहीं कर पाते। और एक तरह से कहूँ तो ईश्वर हमारे अंदर है, तो अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो इसका मतलब हम ईश्वर से प्यार करते हैं। और अगर हम खुद से प्यार नहीं कर सकते तो हम किसी और से कैसे प्यार करेंगे। दूसरा, अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो दूसरे से प्यार करने का और खुद से प्यार करने का मतलब ये है कि हर एक को वैसे प्यार करो जैसे हम खुद से करते हैं। नंबर 2 वालों के लिए ये होता है कि सारी दुनिया से प्यार करो, सोसाइटी से, समाज से, अपने पार्टनर से। नंबर 3, इस तरह से 1 to 10 जितने भी नंबर्स हैं, 1 to 9 और मास्टर नंबर्स हैं, उन सबके लिए अपनी जिंदगी में प्यार का लेसन होता है। तो प्यार ही सीखने के लिए एक तरह से धरती पे हमको भेजा जाता है 3rd डेंसिटी में। हम वो नहीं सीख पाते। अगर वो हम सीख गए तब हम 4th डेंसिटी में नॉर्मली ट्रांजिशन कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे नंबर्स ऑलरेडी इस दुनिया में आते हैं सिखाने के लिए। कुछ मतलब मैं आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मैं तो उसी हिसाब से बात करूंगी और सोचूंगी। बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर लोगों को प्यार सिखाने आते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका 1 और 2 आपके बर्थडे में या आपके चार्ट में कहाँ पर है। कहीं पे वो आपको प्यार खुद से करना सिखाता है, कहीं पे वो आपको दुनिया से प्यार करना सिखाता है। तो एनीवे, दैट वाज अबाउट लर्निंग अबाउट लव। करेक्ट मैम, आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है इसको लेके। लेकिन पता 4th डेंसिटी में लव का मतलब क्या है एक्चुअली, हम थोड़ा सा अंदाजा देने के लिए बता रहे हैं बस। हाँ, इसकी नहीं, ना जो आपकी बात इसकी जो सही है, साइंस, लेकिन इसकी मैंने जो सोचा साइंस ये होती है ना बता कि ये वाइब्रेटिंग फील्ड कैसे काम करती है, इसने जोड़ रखा है सबको। ये दूं। वाइब्रेटिंग फील्ड कैसे काम करती है ना, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है फिर वहां पे कि ऐसे इसकी साइंस है, ऐसे काम करती है। क्या है कि एक इंसान अपने बहुत सारे जन्मों में हर नंबर को लेके पैदा होता है और हर लेसन को लेके पैदा होता है। कई बार अगर वो एक लेसन, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने काम से, कार्य से या मेहनत करना या धरती से प्यार करना नहीं सीखा, एक जन्म में नहीं सीख पाया, अगले जन्म में वो फिर पैदा होगा उसी लेसन के साथ। जब तक वो उस लेसन को सीख नहीं लेता, अगले जन्म में वो तरक्की नहीं कर पाता। और ये हमें नंबर्स से पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी का मुझे नहीं पता, उसके अंदर भी पूर्व पुण्य और वगैरह वगैरह होते हैं 5th एंड 9th हाउस से रिलेटेड। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हमें ऐसे पता चलता है कि ये इंसान पिछले जन्म में किस काम में या किस चीज को परफेक्टली सीख कर आया है या नहीं आया है, और कौन सा लेसन रिपीट कर रहा है। ओके, गोइंग अहेड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। That is a very important point. I used the wrong word. What I mean to say was, I believe that it was not necessary for an entity to be consciously aware of the law of one to go from 3rd to 4th density. So Ra says, yes, this is correct. हाँ, तो यहाँ पर देखो डॉन डॉन की और रा की अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये कह रही है, डॉन कहता है कि हाँ ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा मैंने शायद शब्द गलत यूज कर लिया। कह रहा है कि मेरे कहने का मतलब ये था कि इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है किसी के दिमाग को किसी के दिमाग में होना कि भाई उसे लॉ ऑफ वन का ज्ञान पूरी तरीके से हो ताकि वो तीसरी डेंसिटी से चौथी डेंसिटी में जाए। तो वो कह रहा है कि थोड़ा बहुत भी अगर उसके अंदर दिल से है ना दूसरों की सेवा भाव और वो सारी चीजें हैं, दूसरों को लिए प्यार, कह रहा है तो भी वो हो सकता है पहुंच जाए 4th डेंसिटी में। तो रा कहता है हाँ
ये बिल्कुल सही कह रहे हो। ये पॉइंट हमने सेकंड या थर्ड सेशन में डिस्कस किया था और आपने बोला था नहीं बहुत जरूरी है। आ गया वही राह ने बोल दिया कि नहीं। ओके, एट व्हाट पॉइंट इन डेंसिटीज इज इट नेसेसरी फॉर एन एंटिटी to be consciously aware of the law of one to progress? The fifth density harvest is of those whose vibratory distortions consciously accept the honor duty of the law of one. This responsibility honor is the foundation of this vibration. हाँ, ये अच्छा सवाल किया है इसने। तो रा ये कहता है, सॉरी डॉन ये कहता है, तो आप हमें ये बताओगे कि कौन सी डेंसिटी में पहुंच के किसी भी इंसान के लिए या किसी भी प्रजाति के लिए या किसी भी तरीके के उसके लिए ये कॉन्शियसली उसको जानना चाहिए कि हाँ, ये एक का ज्ञान क्या है और ये प्रोग्रेस कैसे करता है। तो रा उसे जवाब दे रहा है कि देखो, 5वीं डेंसिटी में जब पहुंचते हैं ना, जब उसकी कटाई होती है, मतलब 5वीं डेंसिटी की जब कटाई हो जाती है ना, कहता है कि तब जाके वो कॉन्शियसली अपने दिमाग में, जानबूझ के अपने दिमाग में इसका जो ज्ञान है ना, उसको अंडरस्टैंड करके और इसको अपना कर्म और अपना धर्म और अपना ड्यूटी, यानी ये ही मेरा कर्म है, और ऑनर यानी ये ही मेरा गर्व कह लो या धर्म कह लो, यानी ये ही मेरा कर्म है और ये ही मेरा धर्म है कि मैं दूसरों को इस क्रिएटर का, मतलब हमारे रचयिता का, ये एक का ज्ञान जाके दूसरों को दूं। कह रहा है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारी, मतलब ये जो हम अपने ऊपर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह रहा है ये ही वो फाउंडेशन है, कह रहा है ये ही वो बेसिक चीज है जिसको जाके जब आप समझते हो ना, तब जाके आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ड्यूटी ले सकते हो अपने हाथ में। अदरवाइज आपको आधा ज्ञान ही रहेगा, पूरा ज्ञान तो आपको तब भी नहीं मिल पाएगा। Can you tell me a little more about this honor responsibility concept? Each responsibility is an honor and each honor a responsibility. हाँ, ये इसने अच्छा बता दिया। ये कह रहा है कि डॉन पूछता है कि दोस्त आप हमें ये बता सकते हो, ये धर्म और जो कर्म की आप बात कर रहे हो इसका क्या मतलब है। तो रा कहता है कि दोस्त, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जिसकी बात कर रहे हो ना, इसको ऐसे लेके चलना कि हर धर्म एक कर्म से जुड़ा हुआ है और हर कर्म एक धर्म से जुड़ा हुआ है। कह रहा है ये दोनों चीजें इंटरचेंजेबल हैं। कह रहा है ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑनर एंड ईच ऑनर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा है कि जब आपको धर्म का ज्ञान ज्ञान हो जाता है ना, मतलब ये एक के इसका कह लो, मतलब इस लव की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाती है ना, तो आप ये मान के चलो कि आप जो कर रहे हो ना, वो फिर दूसरों की भले के लिए ही होना चाहिए, तभी वो एक ड्यूटी बनती है आपकी, तभी आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले पाओगे, वरना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे हैंडल नहीं होगी और ना ही आप कर पाओगे। तभी जाके आप धर्म और कर्म दोनों को बैलेंस कर पाओगे। I want to ask a rather questionable question. I may not put it in the book. I was wondering if cattle mutilations that we now experience across the country and elsewhere could be explained by you. The greater part of your so-called mutilations take place according to the ways of your second density beings, which feed upon carry-on. The portion of these so-called mutilations are those which are of what you may call multi-dimensional type, a thought form construct using various parts in order to have life and being in third density. हाँ, तो मैम ये कैटल म्यूटिलेशन की जो बात कर रहा है ना, ये उस टाइम पे ना 1981 में, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देते हैं कि कई जगहों पे ना यूएस में ऐसा हो रहा था कि जो लोगों की गायें बैल होते हैं ना, उनका ना, उनको मतलब वो सोते थे, सुबह उठते थे तो उनका कभी मुंह का पोर्शन कटा हुआ मिलता था, मतलब मर जाते थे वो। कभी मुंह का पोर्शन कटा हुआ मिल रहा है, कहीं पेट का पोर्शन कटा हुआ मिल रहा है, उसके अंदर से सब कुछ गायब है, कहीं क्यों? टांग गायब है। ये वही वही बता रहा है ना ये कि अब किसने कौन, यही तो उसका सवाल था कि भाई कौन कर रहा था, ये किसने किया ये। तो वो यहाँ पे कह रहा है, डॉन सवाल करता है, कहता है कि मैं ना एक एक अजीब सा सवाल करना चाहता हूँ आपसे। कह रहा है कि हो सकता है कि मैं इसे किताब में रखूं या ना रखूं, वो तो देखूंगा मैं। कह रहा है कि मुझे को ये जानना है कि ये जो गायों के साथ, बैलों के साथ, बछड़ों के साथ ये जो हो रहा है हमारे यहाँ पे आसपास, पूरी मैं बहुत पूरी की पूरी वेव में हो रहा था ये उस टाइम पे।
कह रहे कि आप बता सकते हो कि ये कैसे मतलब हो रहा है हमारी मतलब इस कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर ये हो कैसे रहा है और बाकी जगहों पे, क्योंकि वहां पर भी हो रहा था और बाकी जगहों पे भी हो रहा था। कह रहे बाकी जगहों पे भी हो रहा था, कह रहे आप बता सकते हो ये क्यों हो रहा था और कैसे हो रहा था। तो राह बताता है कि देखो यार मैक्सिमम जो तुम्हारी कैटल म्यूटिलेशन है ना, मतलब ये जो गायें, जो बछड़े हैं और ये बैल हैं, ये इनको जो क्या कहते हैं, इनके ऊपर जो अटैक हो रहे थे ना, वो ज्यादातर तुम्हारे सेकंड डेंसिटी के यानी दूसरे जानवरों ने किए थे। जैसे मान लो शेर आ गया, तो भालू आ गया, कुछ इस तरीके का आ गया। कह रहा है कि उन लोगों ने अपने खाने के लिए उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया था, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ काफी म्यूटिलेशंस तुम्हारे यहाँ पर ऐसी भी हुई हैं, मतलब काफी इस तरीके के चीजें ऐसी हुई हैं जिसको तुम मल्टी डायमेंशनल टाइप कह सकते हो। कहता अ थॉट फॉर्म कंस्ट्रक्ट यूजिंग वेरियस पार्ट्स इन ऑर्डर टू हैव लाइफ एंड बीइंग इन थर्ड डेंसिटी। तो कह रहा है कि जिनको ये बताने कह रहा है, ये जिनको तुम भूत पिशाच कहते हो ना, कह काफी केसेस में उन्होंने भी किया है, क्योंकि वो अपनी डायमेंशन छोड़ के ये सोचने के चक्कर में कि यार हम किसी तरीके से दोबारा इस तीसरी डेंसिटी में आ जाए, कह रहे तो वो उसके अंदर से उनको मार के ना उनके सेल्स को निकालने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हम इसका इस्तेमाल करके दोबारा थर्ड डेंसिटी में आ सकते हैं। ये पूरा सीन हुआ है मैम, यूएस में हुआ है ये। I didn't know about this. Where हाँ do मतलब ये these बहुत, thought forms, मतलब ये भूत पिशाच आके जानवरों को खाते थे हाँ और ताकि उनके वो सेल्स, किसी तरह उनके जिंदा सेल्स, हो सकें। हाँ उनके सेल्स और ऑर्गन्स निकाल लेते थे ताकि अय्या। वो इस डायमेंशन में उन सेल्स और उन ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके किसी तरीके से अपने आप को एक रूप दे सकें। कह रहे लेकिन वो रूप दे ही नहीं सकते थे अपने आप को, तो ये काफी टाइम तक वहां चलता रहा, ठीक है, काफी टाइम तक वहां पर चलता रहा, लेकिन वो इस डेंसिटी में आ नहीं पाए, वो उसी डेंसिटी में फंसे हुए हैं, वो भूत पिशाचों वाली। अच्छा, मैं कल बात बताना भूल गई थी, कल या परसों जब भी ये टॉपिक उठा था कि जब इंसान अपनी नींद में अपना सोल बॉडी छोड़ के एस्ट्रल ट्रैवल करती है या बाहर घूमती है, तो वो बॉडी उस वक्त खाली होती है। तो इस तरह की बहुत सारी, एज एन ऐसे किलर वाली भूत पिशाच नहीं, बट काफी सारी भटकती हुई सोल्स जो होती हैं कई बार उस बॉडी के अंदर आ जाती हैं लाइफ के प्लेजर्स को इंजॉय करने के लिए, मतलब कि खाना पीना वगैरह वगैरह। तो ये मुझे पता चला था मेरी एक हीलिंग के दौरान, जब मुझे पता चला कि मैं जब ऐसे करती थी तो उस वक्त मेरी बॉडी के अंदर कुछ 9 टोटल स्पिरिट्स आ गए थे। तो वो हीलिंग करवाई थी और उनको निकलवाया था। खैर, where do these thought forms come from? This is a very ambiguous question. However, we will attempt to answer. Firstly, they come from the creator. Secondly, they come from what you may call lower astral inner plane thought. Thirdly, in construct visualization complex, they reside in part beneath the crust. Oh, beneath the crust of your planet. Wow. Okay. हाँ तो पहले के जमाने में, अभी पहले बताते हैं फिर सवाल पे आके फिर हम बताते हैं आपको क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डॉन पूछता है कि भाई ये जो थॉट फॉर्म्स हैं, ये इस तरीके के थॉट फॉर्म्स हैं, ये कहाँ मतलब कहाँ से आते हैं ये। तो मतलब थॉट फॉर्म्स मतलब इसी तरीके के भूत पिशाच टाइप की जो आत्माएं हैं, ये कहाँ से आती हैं। तो रा कहता है कि भाई ये बड़ा अजीब सा सवाल किया है, वैसे तो तुमने, कह रहा है कि पहली बात तो तुम्हें ये बता दें ये सारी चीजें क्रिएटर का ही पार्ट है, तो तुम ये मत सोचो कि क्रिएटर अलग है और ये अलग है। कह रहे हैं तो ये भी क्रिएटर के माया जाल का हिस्सा। कह रहे हैं और दूसरी चीज हम तुम्हें बताते हैं, इनमें से काफी सारे ऐसे होते हैं जो तुम्हारा लोअर एस्ट्रल प्लेन जो है, जो मर के जो आत्माएं जाती हैं वो, और इनर प्लेन। इनर प्लेन मतलब वो आपको देखो, एस्ट्रल तो हो गया, एस्ट्रल बॉडी हो गई किसी की, ठीक है, वो एस्ट्रल बॉडी हो गई। कहते हैं कुछ इनर प्लेन्स के अंदर भी होते हैं, मतलब जो बीच में फंस जाते हैं ना, तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन के बीच में जो फंस गए, कह रहे कुछ ऐसे होते हैं। कह रहे और तीसरा हम जो तुम्हें बताना चाह रहे हैं ना, ये काफी सारे ऐसे हैं जो तुम्हारी जो धरती है ना उसके पताल में रहते हैं, पताल में नीचे। आपने सुना होगा ना, कुछ लोग पहले के जमाने में बोलते थे कि भाई ये पताल में जो है राक्षस और ये सारे पताल के अंदर हैं और ये सारे भूत पिशाच, ये उसी की बात कर रहे हैं। कह रहे काफी सारे तुम्हारे पताल के अंदर है, नीचे की तरफ, कह रहे वहां से निकल के आते हैं ये। पर अगर वो वहां से निकल के आते हैं
तो पाताल लोक में तो अगर मतलब मैं सॉरी दैट आई एम कोटिंग फ्रॉम रिलीजियस थिंग, बट पाताल लोक में तो विष्णु का वास है, और भूत प्रेत के जो भगवान है शिवा, वो तो कैलाश पे रहते हैं, और सारे भूत प्रेत पिशाच तो उनके साथ होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ इस बारे में कंफ्यूज हूँ। ठीक है, देखते हैं आगे। आर वन ऑफ, अच्छा तो ये पाताल लोक में अर्थ के क्रस्ट में मेल्डिक वाले भी तो हैं, हाँ मेल्टेक वाले भी हैं तो फिर सब साथ में रहते हैं वहां? मैम। रहती हूँ, देखो मैम आपको एक चीज बताइए, ये जो बिगफुट टाइप के और ये डॉगमैन टाइप के होते हैं ना, ये जो हाँ एंटिटीज होती हैं, हाँ। ये ना सब कुछ देख सकते हैं सारी, मतलब अपने से ऊपर की तो नहीं, लेकिन अपने टाइप की डेंसिटी सारी देख सकते हैं ये। इनके पास कैपेबिलिटी ही ऐसी दी हुई है, देख तो ये सब कुछ सकते हैं, लेकिन ये अभी चुपचाप पश्चाताप कर रहे हैं बैठ के एक कॉर्नर में। इनको अच्छा। अभी इस डेंसिटी में तो नहीं आने दिया जाएगा थर्ड वाली में, हम्म। क्योंकि इन्होंने जो काम किए हैं ना पीछे, उसकी वजह से। Are these one form in particular? These entities may take any thought form associated with an emotion of fear or emotion of fear or terror. हाँ तो यहाँ पे कह रहा है कि डॉन पूछता है, तो इनकी कोई पर्टिकुलर शेप है क्या, ये जो निकल के आते हैं, इनको गायों को बैलों को बछड़ों को इनको मार के जो खाते हैं, ये क्या ये दिखने में कि कुछ किसी टाइप के हैं क्या? तो राव से जवाब देता है, कह रहा है भाई ये थॉट फॉर्म है, मतलब कि गायब रहते हैं। कह रहे हैं कि तब आते हैं जिन लोगों के अंदर इमोशन आ जाए, या इमोशन मतलब ये लेके आते हैं अपने साथ एक डर का और एक खतरे का। कह नहीं रहे उस मतलब वो तरीके यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये वो कोई किसी भी चाहे तरीके की तो शेप ले इस सकते हैं। तरह का रूप ले लें कि आप डर जाओ। हम्म। वो ये कह रहा करेक्ट। है, दे मे टेक एनी कह रहे थॉट कि फॉर्म ये वही एसोसिएटेड। डराने के लिए और मतलब डर का एक वो लेके आते हैं, क्योंकि किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। आपने जैसे हॉरर मूवीज भी देखी होंगी, हाँ भूत अपने आप को चेंज कर लेता है जैसे चाहे, उसका मन करता है कहीं टांगे टेढ़ी कर देगा, कहीं गर्दन मुंह कर देगा, कहीं कुछ कर देगा, इसी काम में लगा रहता है वो। कहीं तो कह रहा है डरावने कि ये दिखेंगे। मैम डरेगा तो वो ना जो क्रिएटर को नहीं जानता है। हाँ जो क्रिएटर को जानेगा वो तुरंत उसके ऊपर वो लाइट मार देगा ना क्रिएटर की, वो क्रिएटर हाँ। की लाइट मारेगा, वो पहले ही भाग जाएगा वहां से, कहेगा यार गलत आ गया, मैं तो इस डायरेक्शन में चुपचाप अपने कॉर्नर में पड़ा रहता हूँ। नहीं, आप कितनी भी क्रिएटर की लाइट मारो, कुछ लोग नहीं भागते, होता है कुछ लोग मैम। वो पड़े रहते हैं, लेकिन वो ये है कि वो डरावना फॉर्म नहीं दिखाते अपना। हाँ अच्छा। क्योंकि मैम उनका भी एक्चुअली में पता है क्या होता है, वो भी कोशिश कर रहे होते हैं कि यार हमसे गलतियां हो गई हैं, अब हम यहाँ भूत वूत बन गए हैं, अब हमें निकल के आना है इस दोबारा डेंसिटी में, ताकि हम दोबारा आगे प्रोग्रेस कर पाए, अरे क्योंकि इनकी नहीं प्रोग्रेशन नहीं फंस नहीं जाती है नहीं, उनकी। ये दो तरह के जो वो बोल रहा है ना, एस्ट्रल प्लेन वाले और इनर प्लेन वाले। तो एस्ट्रल प्लेन वाले तो वो होते हैं जैसे हमारे पूर्वज, वो मर गए, हमने उनकी क्रिया कर दी, वो चले करेक्ट गए करेक्ट ऊपर, वो करेक्ट। कभी कभार सपनों में आ गए या कभी हेल्प करने आ गए, वो अच्छे वाले होते हैं। एक होते हैं जो भटक गए जैसे सुइसाइड या मर्डर की वजह से, और वो लाइट में जा नहीं सके, वो पोर्टल बंद हो गया, जैसे 4 दिन बाद पोर्टल बंद हो जाता है, इसीलिए चौथा किया जाता है। तो 4 दिन बाद मतलब वो अटक गए यहाँ पे। कुछ इसमें से होते हैं जो तो डरावना रूप अपनाते हैं लोगों को डराने के लिए जानबूझ के। ये लोग मांस मच्छी और शराब वगैरह इनको बहुत शौक होता है, तो ये इंसानों के अंदर भी चले जाते हैं ये सब करने के लिए। और ये बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि रात को नींद में भूत प्रेत आया, सेक्स करके चला गया। तो इन लोगों का मेन जो टारगेट होता है वो होता है इंजॉय करना और राक्षस प्रवृत्ति, मांस खा लिया, शराब पी ली, सेक्स कर लिया, लोगों को डरा दिया, उनसे इनको तसल्ली मिलती है। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये जो यहाँ पे बात कर रहा है वो उनकी बात कर रहा है जो ये दूसरी तरह के होते हैं, जो अटक जाते हैं, कई बार वो एक कोने में पड़े रह जाते हैं। वो ना तो ऊपर जाते हैं भगवान के पास या स्वर्ग या जो भी वो जगह है, और ना वो डरावने होते हैं, वो अलग श्रेणी में आते हैं। ओके,
Are these thought forms able to attack only cattle or can they also attack human beings? These thought forms cannot attack third density beings. हाँ, तो वो ये कह रहा है कि डॉन पूछता है कि भाई ये जिस तरीके के भूत पिशाचों की तुम बात कर रहे हो भाई, क्योंकि डॉन भी डर रहा था वहां पे बैठ के, तो वो कह रहा था कि भाई ये केवल ये जानवरों पे ही अटैक करते हैं या मतलब इंसानों पे भी कर देते हैं? तो राव से जवाब देता है, कह रहा है कि इस तरीके की जो प्रजाति जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, कह रहे हैं कि ये तुम्हारे थर्ड डेंसिटी के जिस तरीके के तुम इंसान हो ना, कह रहे हैं ऐसों को अटैक नहीं कर सकते अनलेस अनटिल कोई इन्हें बुला ही ले अपने पास कि भाई आजा मेरे पास, मेरी गोद में बैठ जा, तब हो सकता है। कह रहा है ऐसे नहीं है कि कोई तुम्हें ऐसे अटैक कर देगा। Okay, thank you. Can you tell अब me? होते हैं ना कुछ लोगों को आदत होती है ना मैम, वो घर में ओझा और पता नहीं ये दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या चीजें करने लग जाते हैं वो, हाँ हाँ कि हाँ चलो जी ब्लैक मैजिक करते हैं और ये करते हैं, कर तो लेते हाँ। हैं, आउट ऑफ एक्साइटमेंट कर तो लेते हैं, फिर हम्म, उनके साथ दिक्कत हो जाती है उल्टी कि भाई क्योंकि यहाँ पर भी फ्री विल लग गई ना, हाँ। तुमने बुलाया, जब तुमने बुलाया तो हम चले आए, ऐसे ही होता है फिर। ठीक है. Thank you. Can you tell me of the silver flecks that we have found sometimes on our faces or elsewhere? These of which you speak are a materialization of a subjectively oriented signpost indicating to one mind body spirit complex and no other a meaning of subjective nature. मेरे चैनल के ऊपर एक दोस्त है मेरा जिसके साथ मैं बहुत सारे लाइव्स कर चुकी हूँ, फॉलोअर्स सब उसको जानते हैं, उसका नाम है रितेश. उसके साथ ये हुआ था कि वो अपने बर्थडे पे एक दिन अपने बेडरूम में गया और चारों तरफ उसने मतलब ये सिल्वर फ्लेक्स जिसकी ये बात कर रहा है ना वो देखे, उसके मुंह पे, हाथ पे, बिस्तर पे, हर जगह थे. तो आई एम रियली क्यूरियस टू नो व्हाट ही इज सेइंग, क्योंकि ये उसका रा का आंसर मुझे समझ में नहीं आया. मैम हो सकता है हम भी इसको ढंग से ना एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन क्योंकि ये हमने इस पे ध्यान नहीं दिया था ज़्यादा, फिर भी देख लेते हैं, ट्राई करते हैं कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉन एक सवाल करता है कि यार आप लोग हमें बता सकते हो सिल्वर फ्लेक्स मतलब सिल्वर के जैसे ना बॉडी के ऊपर ना पैचेस आ जाते हैं। ग्लिटर. हाँ हाँ, ग्लिटर टाइप के पैचेस टाइप कैसे आ जाते हैं कह रहे बॉडी के पैचेस ऊपर? नहीं, ग्लिटर गिरता है लिटरली. मतलब जैसे अच्छा, आप ग्लिटर वो करते हो ना, क्या कहते हैं, ग्लिटर लगाते हो, बच्चे ग्लिटर लगाते हैं अपने ड्राइंग्स पे या हाँ हाँ फेस हाँ। पे ग्लिटर लगाते हो, इस तरह का ग्लिटर लिटरली गिरता है और चिपक जाता है आपके फेस पे. कई बार हो चुका है. तो यहाँ पे वो यही पूछ रहा है कि आप हमें बता सकते हो कि ये जो इस तरीके के सिल्वर ग्लिटर जो होते हैं ये कभी कभी हम अपने चेहरों पर भी देखते हैं और अपने आसपास भी देखते हैं। तो रा कहता है कि ये जिनकी तुम बात कर रहे हो ना, ये एक तरीके का मटेरियलाइजेशन है सब्जेक्टिव साइन। हाँ, ये तुम लोगों को एक तरीके का साइन साइन देने के लिए होता है, टू वन माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स एंड नो अदर अ मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिव नेचर। मैम इस वाले पार्ट में तो इसने पूरा ढंग से बताया नहीं है, तो ये कह रहा है कि एक तरीके का साइन पोस्ट है ये, इसको तुम एक तरीके का साइन मान के चलो। अब वो आगे क्या बताएगा इसके साइन के बारे में, तो वो सब्जेक्टिवली देखते हैं। ओरिएंटेड मतलब मैम वही कह रहे हैं ना कि ये वहां पर इसने बड़ी अजीब सी लैंग्वेज यूज किया हम, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये किसी तरीके का साइन होता है, किसी लेकिन तरीके वो का साइन। उसी इंसान के लिए होता है, हाँ, उसी इंसान के लिए होता है। अब ये सबके आगे लिए. के सवाल में दोबारा पूछेगा उससे कुछ इससे अलग ठीक तरीके है, से। देखते हैं क्या बोलता है. Who creates the silver flecks? Are they real? Picture, if you will, the increasing potential for learn teaching. At some point, a sign will be given to indicate the appropriateness or importance of that learn teaching. The entity itself, in cooperation with the inner planes, creates whatever signpost is most understandable or noticeable to it. You're saying that we ourselves then create these? अच्छा, मैं आगे चली गई. ओके. हाँ, तो यहाँ पर वो डॉन पूछता है भाई कौन है ये जो इस तरीके के ग्लिटर है ये क्रिएट करता है, मतलब ये बनाता कौन है तेरा, और क्या ये असलियत में है? तो रा कहता है कि देखो भाई इसके लिए ना तो अपनी आंखों के सामने एक पिक्चर सोच के चलो कि किसी किसी की ना मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को जानने की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है, बस जानने की और सिखाने की कह रहे इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है। कह रहे उस टाइम पे ये जो साइन होते हैं ना ये साइन की तरह काम करता है कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस है, लर्न और टीचिंग के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। कह रहे लेकिन ये जिसके साथ होता है ना
उसका कनेक्शन इनर प्लेन्स की जो एंटिटीज होती है ना उनके साथ बन जाता है। कह रहा उनके साथ जब बन जाता है ना तो उनको जिस तरीके का साइन चाहिए होता है ना उस तरीके का साइन उस ग्लिटर को अगर वो गौर से देखेंगे ना तो उस तरीके का साइन उसके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा उनको। You are saying that we ourselves create these. Entities consciously do not create these. The roots of mind complex, having touched in understanding, intelligent infinity, create them. हाँ तो यहाँ पर कह रहा है कि डॉन पूछता है कि अच्छा तो क्या ये हम खुद क्रिएट करते हैं, मतलब यू आर सेइंग दैट वी आवरसेल्व्स देन क्रिएट दिस। हाँ कह रहे तो आपके कहने का मतलब है कि ये हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो रा कहता है कि नहीं नहीं जानबूझ के नहीं क्रिएट करते हो, ये अनजाने में हो जाता है आपसे। कह रहा है कि जो दिमाग की जड़ होती है ना तो वो किसी तरीके की चीज को समझने की कोशिश कर रही होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है वो क्रिएटर की इंटेलिजेंट इन्फिनिटी यानी उसकी नॉलेज से भी कनेक्ट कर जाता है वो। कह रहे वहां पे होते हैं जैसे ही उसका वो हल्का सा कनेक्शन बन रहा होता है ना, कह रहा तो ये ऑटोमेटिकली उसके सामने ये चीजें होने लग जाती हैं। अब देखो इनर प्लेन्स में भी कह रहा है कि इनर प्लेन्स पे भी कॉन्टैक्ट हो जाता है, कह रहे कि वहां पर भी हो जाता है और क्रिएटर की इंटेलिजेंट इन्फिनिटी से भी हो जाता है। कह रहे तो उसकी वजह से वो जाने अनजाने में खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक इमेज चल रही होती है। उनके दिमाग में कोई इमेज चल रही होगी तो वो इमेज वो सिल्वर फ्लेक्स के का शेप लेके उनके सामने आ जाती है। These are confirmations from the angels that you are on the right path. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Thank you. Is it possible for you to give a small description of the conditions in fourth density? Ra says, we ask you to consider as we speak that there are no words for positively describing fourth density. We can only explain what is not and approximate what is. Beyond fourth density, our ability grows more limited still until we become without words. That which fourth density is not. It is not of words unless chosen. It is not of heavy chemical vehicles for body complex activities. It is not of disharmony within self. It is not of disharmony within people. It is not within limits of possibility to cause disharmony in any way. Approximations of positive statements. It is a plane of a type of bipedal vehicle which is much denser and more full of life. It is a plane wherein one is aware of the thoughts of other selves. Aware of thoughts of other selves. It is a plane where one is aware of the vibrations of other selves. It is a plane of compassion and understanding of the sorrows of third density. It is a plane striving towards wisdom or light. It is a plane wherein individual differences are pronounced, although automatically harmonized by group consensus. मैम इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी है ना इसने भी यहाँ पे। काफी लोग पूछते हैं ना कि भाई ये फोर्थ डेंसिटी होती क्या है, नेक्स्ट डेंसिटी होती क्या है। जाना तो सब चाहते हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो है क्या। तो यहाँ पे डॉन ने वही सवाल सवाल कर लिया यहाँ पे। कहता है कि आप क्या हमें थोड़ा सा बता पाओगे कि ये फोर्थ डेंसिटी ये जो नेक्स्ट प्रोग्रेशन जो होने वाली है, जो लोग इसके अंदर जाएंगे तो वहाँ का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दोगे हमें। माहौल तो कैसा है? कि हाँ वहाँ का माहौल कैसा होता है। अब हमें पता है कि बहुत लोग इसको सुन के ना सच में इस वक्त सोच रहे होंगे कि यार हमें भी जानना है, हमें भी जानना है होता कैसा है, क्योंकि हम भी एक्साइटेड हो गए थे इस सवाल के बाद ना। तो अब रात देखना क्या कहेगा यहाँ पे। रा कहता है कि देखो दोस्त हम तुम्हारे सामने कुछ चीजें रखते हैं, तुम उसके अंदाजा अपने आप लगाना, ठीक है। कहता है कि ये जो चौथी डेंसिटी है ना यहाँ पे कोई शब्द नहीं होते, कोई शब्द नहीं होते कि आप मुंह से बोल रहे हो कुछ ऐसे चल रहा है। कह रहा है इस तरीके का कुछ भी नहीं होता वहां पर। कह रहा है जब तक आप चाहो ना तब तक आप उस मतलब आपके पास ये एबिलिटी होती है कि भाई अगर आपका मन है मुंह से बोलने का तो आप बोल सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप मुंह से बोलो तभी चीजें होंगी। कह रहा है दैट विच पोटेंसिटी इज नॉट ऑफ वर्ड्स अनलेस चोजन। कह रहा है कि वहां पे जब तक आप चाहोगे नहीं ना कि भाई मेरे को मुंह से बोलना है, कह रहा है तब तक आप मुंह से मतलब अगर आपकी इच्छा पे है वहां पे सब कुछ।
कह रहा है वहां पे ये जिस तरीके की तुम्हारा शरीर है ना, ये अभी जिस तरीके का इतना हैवी, इतना डेंस, ये तो तुम शरीर मोटे मोटे और इस तरीके के, मोटे क्या जिस तरीके का भी शरीर तुम लेके चल रहे हो ना, कह रहे इस तरीके का शरीर नहीं होता। मैम इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि आपको एस्ट्रल बॉडी मिलती है, गोल्डन लाइट बॉडी मिलती है आपको। कहता है इट इज नॉट ऑफ डिसहार्मनी विद इन सेल्फ। कह रहा है अपने अंदर जितनी भी विरोधाभास होते हैं ना, ये जो दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, कह रहा है ये कुछ नहीं होता वहां पे। नहीं नहीं कह नहीं रहा है नहीं ये तो नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। डिसहार्मनी। When he says there is no disharmony with the self, अब हाँ इस थर्ड डेंसिटी में आमतौर पे इंसान जानता नहीं है, समझता नहीं है, पहचानता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पैदा होने के बाद बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे कभी उसके अंदर मैं सुंदर नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, सेल्फ वर्थ नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ लव नहीं है। ये जो चीजें खुद से प्रॉब्लम जो होती है, खुद से जो प्यार नहीं होता, वो वाली चीज फोर्थ डेंसिटी में नहीं होती। वहां पे आपको एस्ट्रल बॉडी मिलती है, वहां पे आपको शब्दों से बोलने की जरूरत नहीं, वहां पे आप खुद से प्यार भी करते हो, हार्मनी मतलब खुद से सेटिस्फाइड हो एक हाँ, तरह से, अपने आप ऐसे से, कह लो, अपने अपने आप एक तरीके से आपके अंदर से विरोधाभास खत्म हो जाता है। अपने कह बारे रहा में। और अपने साथ तो होता ही होता है। कह रहा उस डेंसिटी के अंदर और जो लोग हैं उनके साथ भी हो जाता है। कह रहा उनसे भी आपका कोई भेदभाव नहीं होता। कह रहा वहां कोई भेदभाव नहीं है। कह रहा है कि इट इज नॉट विद इन लिमिट्स ऑफ पॉसिबिलिटी टू कॉज दिस हार्मनी इन एनी वे। कह रहा है कि वहां पर ना आप चाहोगे भी ना किसी को मतलब कुछ करना, कह रहे तब भी नहीं कर पाओगे। कह रहे वो इसलिए, मैम आपको बताऊं किस लिए कह रहे हैं यहाँ पे ये रा, क्योंकि इस डेंसिटी में जाके सारे के सारे टेलीपैथी से हो जाते हैं कनेक्ट। हाँ यानी मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, दिमाग से ही बात हो रही है। अब मैम दिमाग से जब बात हो रही होती है ना, तो टेलीपैथी का मतलब लोग गलत सोचते हैं कि दिमाग से दिमाग में बात हो रही है। ऐसा नहीं होता है। आपको याद होगा एक बार हमने पहले भी बताया था कि आप एक दूसरे के इमोशंस को महसूस भी कर सकते। महसूस करते हो। तो अगर आपने किसी को मारने की कोशिश की, उसके अंदर डर आया ना, तो आपके अंदर भी डर आ जाएगा उसी वक्त। तो आप रुक जाओगे वहीं पे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे ये करने के लिए। तो वो कह रहा है कि ये चीज होती है। कहता है कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, वो कह रहा है कि हाँ, अब कह रहा है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताता हूँ कि और क्या क्या होता है। कह रहा है शरीर तो तुम्हें मिलेगा यही, दो हाथ दो पाँव, इसी तरीके का शरीर मिलता है। कह रहा है लेकिन वो इस तरीके का नहीं होता जिस तरीके की अब ये शरीर है तुम्हारा, इस तरीके का नहीं मिलता है। कह रहे वहां पे तुम्हारा शरीर ऐसा होता है कि तुम फुल ऑफ लाइफ, मतलब तुम एक पेड़ को टच करोगे उसको भी महसूस कर पाओगे, तुम एक चींटी को देखोगे उसको भी महसूस कर पाओगे। कह रहे तुम सारी की सारी लाइफ महसूस करने लग जाते हो अपने आसपास। कह रहा है यहाँ पर आप, तुम्हें अपने सोच के साथ साथ दूसरों की सोच का भी पता रहता है, क्योंकि तुम उनके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट हो गए। कह रहा है यहाँ पे वो लोग, उनके अंदर की कंपन कैसी है, कह रहा है वो भी तुम्हें पता रहेगी। कह रहा है ये ऐसी जगह है जहाँ पे तुम लोगों के बीच में सौहार्द पूरी तरीके से आ जाता है। कह रहा है और जो तुमने ये तीसरी डेंसिटी में जितने जन्म तुमने लिए हैं और जितने दुख तुमने झेले हैं, कह रहे वो सारे दुख, अरे वहां बैठ के तुम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हो, उन्हें महसूस करते हो, कह रहे और उनको जाने देते हो कि देखो यार अब हम आ गए फोर्थ डेंसिटी में, नया क्लासरूम है। हाँ हम ये सब झेलते हुए आए हैं, हुआ है हमारे साथ। कह रहे वहां जाके सब खत्म हो जाता है। कह रहे कि वहां पे आप बैठ के आराम से सब एक दूसरे के साथ मिलके, कह रहे आगे की तरफ निकलते हो। वो कह रहा है इट इज अ प्लेन स्ट्राइविंग टुवर्ड्स विजडम और लाइट। कह रहा है कि ये एक ऐसी जगह होती है जब तुम्हें ये पूरा ज्ञान हो जाता है ना एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का। कह रहे तुम्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा ना, कह रहा तब तुम उस ईश्वर की जो रोशनी और जो उसका ज्ञान है ना, कह रहा उसकी तरफ निकलते हो तुम। कह रहा वहां इस जगह पर मतलब फोर्थ डेंसिटी में तुम्हारे बीच के जितने भी विरोधाभास हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि भाई तू तो ये है और तू तो वो है, ये तो ऐसा है और ये तो वैसा है, इसने ये कर दिया और इसने वो कर दिया, कह रहे सब खत्म हो जाता है। कह रहे वो इसलिए हो जाता है कि अगर किसी के दिमाग में भी हल्का सा भी विरोधाभास आता है, कह रहे वो सबके दिमाग में चल रहा होता है। कह रहे और वो सबके दिमाग में चल रहा होता है तो सारे सोच रहे होते हैं कि यार इसको ऐसा क्यों लग रहा है, विरोधाभास है। कह रहे सारे उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। कह रहे इसीलिए वो विरोधाभास भी वहीं खत्म हो जाता है, आगे चलता ही नहीं है वो विरोधाभास। कह रहे इसलिए सारे
प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं और पूरी जो उनकी क्रिएशन है ना उसे अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पहाड़ हो, झरने हो, चींटी हो, हाथी हो, बकरी हो, कुछ भी हो, सबको एंजॉय करते हो। पत्थर तक को एंजॉय करते हो आप, पानी तक को एंजॉय करते हो। उसकी वाइब्रेशन पता चल जाती है आपको कि क्या है वो, किस लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है वो। तो आपके पास वो सारी पावर्स आ जाती हैं क्रिएटर की होती है, उसके लव की पावर आ जाती है आपके अंदर। Could you define the word density as we have been using it to give us a little greater idea of the concept of this term when used by you? The term density is what you would call mathematical one. The closest analogy is that of music, whereby after 7 notes on your Western type of scale, if you will, the 8th note begins a new octave. Within your great octave of existence, which we share with you, there are 7 octaves or 7 densities. यही कल मैं बता ही रही थी. Within each density, there are 7 sub-densities. Within each sub-density, there are 7 sub-densities and so on infinitely. बाप रे. मैम बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा जवाब दिया इसमें। तो यहाँ पे पूछता है कि ये सवाल खैर हमको भी काफी लोग ये सेशंस देखते हुए आ रहे हैं, उनके दिमाग में भी पक्का कहीं ना कहीं तो हो गई। तो यहाँ पे डॉन उससे सवाल करता है, कहते हैं कि दोस्त आप ना ये वर्ड बहुत बार बार यूज करते हो, डेंसिटी। कह रहे कि हमें मतलब समझा सकते हो इसको थोड़ा सा मतलब फैला के कि यार ये है क्या चीज, डेंसिटी होती क्या है। तो राव से कहता है कि दोस्त डेंसिटी वही है जिसको तुम मैथमेटिक्स में यूज करते हो। अब मैम अगर आपके पास क्या कहते हैं गूगल हो तो जरा डेंसिटी की का टर्म जरा देखना क्या है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो आपको पता चल जाएगा। एक सेकंड देखना। डेंसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला, डेंसिटी का मतलब देख लेते हैं, घनत्वता है। इसका असली मतलब है थिकनेस, घनत्वता या सॉलिडिटी। किसी भी चीज का सघनता, घनता, मतलब उसकी जो सॉलिड कितनी है वो चीज, मतलब हार्ड कितनी है वो चीज, ये यार रहा वो होती है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ कंपैक्टनेस ऑफ अ substance, solidity, solidness, denseness, thickness, bulk, weight, mass, compactness, tightness, hardness. जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे सिंपली पुट, जब हम लोग सोफे के लिए फोम खरीदने जाते हैं तो फोम अलग अलग थिकनेस की, डेंसिटी की आती है। जो बहुत ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स एकदम घनिष्ठ होंगे वो थोड़ी सी हार्ड होगी, और जिसमें थोड़े मॉलिक्यूल्स में थोड़ी सी दूरी होगी, स्पेस होगी, वो सॉफ्ट होगी। जैसे डनलप, अगर आपने देखा हो, डनलप में बड़े बड़े छेद होते हैं, याद है? डनलप पुराने जमाने में बहुत यूज होता था, अभी भी कुछ चीजों में होता है। उसके अंदर बड़े बड़े छेद होते हैं, तो जितना उसको टाइट करोगे, जैसे रुई ले लो। रुई को अगर आप उसको टाइट करते जाओ वो सख्त हो जाती है, लेकिन जितनी वो खुली होगी उतनी उसकी डेंसिटी कम होगी, उतनी वो सॉफ्ट होगी। तो that is, I think, the practical example of density what I could understand. इसके अंदर of course दिया हुआ है honey, corn syrup, dish soap, water, vegetable oil, सबसे ज्यादा डेंसिटी देखो यहाँ मैम, हनी की है। हम आपको बता देते हैं। देखो इतना वो उसके अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको बता दें क्या है। आपके आसपास की जो भी चीज आपको दिख रही है ना, आप उसकी थिकनेस देखो, मतलब कितनी हार्ड है वो। टेबल अलग हार्ड है, ठीक है। किसी और चीज को मतलब कपड़े को पकड़ोगे तो उसका वो अलग हार्ड है, दीवार को देखोगे वो अलग हार्ड है। तो यहाँ पे वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो किसी भी चीज को देखोगे ना तो वो हार्ड अलग अलग लेवल पे हुई भी है। अरे इसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मतलब एक जगह में कितनी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, इकट्ठी कितनी हुई हैं, कह रहे कि वो है ये एक जगह में पार्टिकल्स कितना इकट्ठे हो रखे हैं, उससे डेंसिटी डिसाइड होती है कि कौन सी चीज कितनी हार्ड होगी। अब पानी की देख लो, पानी की तो बिल्कुल ही कम डेंसिटी है, लेकिन जैसे ही हम उसको पीते, क्योंकि हमारी बॉडी क्रिस्टलाइन है अंदर से, फिर उसको पीते ही हमारी कहते पूरी की पूरी एकदम से दोबारा ताकत आ जाती है, हम लोगों को एक एनर्जी सी मिलती है उससे।
तो वो ये रहा आगे आपका जाके फॉर्मूला। हाँ हाँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जहाँ तक हमारा मैथमेटिक्स में वही, हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ वही 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 लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ तो कह रहा है एंड कि एक जगह पे कितने पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं ना, उससे डिसाइड होता है कि उस चीज की डेंसिटी क्या है। एक जगह पे एटम वैटम ये वो अटरम शटरम दुनिया की आप सारी चीजें लगा लो, वो एक जगह पे कितनी इकट्ठी हो जाती है ना, उससे बनती है डेंसिटी। ठीक है, तो आगे वो बताता है, देखो इसको हम बताने के लिए तुम्हें इस तरीके से बता सकते हैं कि जैसे तुम्हारे म्यूजिक में होता है ना, कि 7 नोट होते हैं, कि मतलब सा रे गा 700। मा पा दा नी सा। तो जैसे ही आप उस आखिरी सा पे पहुंचोगे ना, उस सा के बाद आप अगला नोट जो हिट करोगे, जहां से आपने पहला सा रखा था ना, अगला नोट जब आप आखिरी वाले के बाद रखोगे, कह रहे आप घूम फिर के उसी सा पे आओगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सा यहाँ होगा, वो सा वो यहाँ पर होगा, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों के अंदर। ये सा वो सा, ये डिफरेंस है बस दोनों के अंदर, नोट दोनों सेम है। वहां से क्योंकि नया ऑक्टेव शुरू हो जाता है ऐसे करके। कहता है कि अब इसी के अंदर तुम ऐसे मान के चलो, 7 ये जो डेंसिटी है ना जो तुम्हारी बनी हुई है, कह रहे इनके अंदर भी सब डेंसिटीज होती हैं। एग्जैक्टली उसने बता दिया ना। अब जैसे हम हैं, इंसान है, हमारे को अगर आप टच करके देखोगे तो हम लोग अलग उस डेंसिटी के हैं, अलग घनत्वता है हमारी। टेबल को देखोगे अलग घनत्वता है उसकी, दीवार को देखोगे उसकी अलग है, दरवाजे को देखोगे उसकी अलग है। कह रहा इसी के अंदर ही बनती चली जाती है, थर्ड डेंसिटी के अंदर भी बहुत सब डेंसिटीज होती हैं। कह रहा और इसको तुम इन्फानाइट मानो, क्योंकि तुम जब इसको देखना शुरू करोगे ना अपने इसके अंदर, क्या कहते हैं, अपनी थर्ड डेंसिटी के अंदर देखना शुरू करोगे, कह रहे तुम्हें इन्फानाइट जगह पे अलग अलग ही मिलेंगी सारी की सारी। कह रहे सेकंड डेंसिटी में देखोगे तो जानवर हैं, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, अलग अलग तरीके के जानवर हैं। कह रहे उनकी सेकंड डेंसिटी की अपनी अलग चल रही है, कि तुम्हारी थर्ड डेंसिटी की अपनी अलग चल रही है। तो ऐसी होती है चीजें सारी। वो भी जिसको आपको याद है, आपने एक बार बोला था डिग्रीज होती हैं इसके अंदर, ये उन्हीं डिग्रीज की बात कर रहा है कि इनफाइनाइट होती हैं वो, लिमिटेड नहीं होती, इनफाइनाइट होती हैं। कह रहा है कि डेंसिटी के अंदर होगी सब डेंसिटी के अंदर होगी सब डेंसिटी, सब डेंसिटी के अंदर होगी सब डेंसिटी। कह रहा है ऐसे ही करके चलता रहता है चलता रहता है और चलता रहता है। हमारा शरीर भी कौन सा कोई एक एक एटम से थोड़ी ना बना है, इतने सारे एटम इकट्ठे हुए फिर उससे मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल जब एक जगह इकट्ठे हुए तब जाके तो एक शरीर मिला है। ऐसे ही होता है। तो उसको वो कह रहा है डेंसिटी यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं मैम। I noticed that the time we have used has gone slightly over an hour. I would prefer to continue, but I want to ask at this time as to the condition of the instrument. The instrument is in balance, it is well to continue. All right, continuing with what we were just talking about, namely densities. I understand then that each density has 7 subdensities, which again have 7 subdensities, which again have 7 subdensities. This expands at an extremely large rate as things are increased in powers of 7. Does this mean that in any density level, anything that you can think of is happening, and many things that you never thought of इट्स are ओके मैम, happening? आप रुक जाओ, आप पानी पी लो। हमें पता है कि क्रिएटर की क्रिएशन को जब समझने निकलते हैं ना, May इमोशनल हो ही जाता है इंसान। my friend's dog who was very fond of me just expired अभी, तो मैं उससे मिलने जा रही थी सेशन के बाद और उसका मैसेज आया कि he is gone. Oh, I'm so sorry, He's the ma'am. We are so sorry. only dog I know जो मुझे देख के ऐसे बत्ती से निकाल के हंसता था. मैम आप ना बोलो, आप प्लीज, अगर आप चाहते हो तो हम सेशन यहीं रोक देते हैं मैम। नहीं नहीं, continue this part of life, it's okay. आर यू श्योर? Does this mean that in any density level, anything that you can think of is happening? And many things that you never thought of are happening, are there. Everything is happening. This is confusing. From your confusion, we select the concept with which you struggle, that being infinite opportunity. You may consider any possibility, probability complex as having an existence. मैम आगे का सेशन पूरा आप प्लीज हमारे हाथ पे छोड़ दो। आप अभी शांत रहो, आप पानी पियो, आप म्यूट पे चले जाओ।
हम लोग देखेंगे। मैं कुछ कहूँ प्लीज? हाँ जी प्लीज। हाँ गिनी जी, क्या हम उसके लिए प्रेयर करें, उसके बाद आगे का सेशन करें? हाँ, मैं सोच रही थी एक्चुअली उस बारे में. His name is Sonic. He was a Dalmatian, and yeah, Sonic नाम है ये उसका. Let's pray for him for a minute, 2 मिनट. हाँ, ये आप ही करवा दो सबको एक बार प्रेयर, फिर कंटिन्यू करें. अपने मन में कर लो, मैं क्या करवाऊं. May he be at peace wherever he is, and I'm sure there was some connection with me, especially. He was very close to me. That's what my friend also said. And he was healthy, but suddenly they discovered that he had 4th stage cancer. अभी परसों पता चला और आज वो गया. I was too. I मैम hope अगर आप अलाउ करो तो उसके लिए एक प्रेयर कर लूं. जी प्लीज करो. तो अभी फिलहाल के लिए यार हो सके तो सारे आंख बंद कर लेना, ठीक है. ओ आवर फादर, our one and only infinite creator, as you are aware already that we have another member in our family which we call our pet. We call him Sonic. Father, he has just left this illusion and has moved into the next level. Oh Father, please provide your peace, your love, your beauty, your glory to this beautiful soul, and allow him to move into the next density he desires. He was a beautiful family member, and we loved him with your love, your compassion. Father, all we ask for this beautiful soul is to move into as many higher densities as possible based on your love, your light. Let this beautiful soul come into your light, merge with you, experience the further lessons provided by you, your own beautiful illusion. Thank you, Father. Amen. From the core of our hearts, we thank you for everything you have provided us and this beautiful soul which has shared its experience with us. Our love to Sonic, our love to you, Father. Thank you, Father. Thank you. Okay, let's continue. मैम ये क्वेश्चन नंबर 16.53 है. I'll take it. ठीक है. तो विरल जी आप एक काम कर सकते हो, आप में से कोई भी इंग्लिश में इसको पढ़ सकता है, so that मैं पढ़ लेती हूँ. It's okay. नहीं मैम आप भी नहीं मैम, आप प्लीज रिलैक्स करो. अरे नहीं, I'm fine. Pa, it's okay. I'll continue. Continuing with what we were just talking about, namely densities. I understand then that each density has 7 sub-densities, which again have 7 sub. This expands at an extremely large rate as things are increased in powers of 7. Does this mean that in any density level, anything that you can think of is happening? In many things that you never thought of are happening and everything is happening. This is so confusing. From your confusion, we select the concept with which you struggle. That being infinite opportunity, you may consider any possibility probability complex as having an existence.
तो यहाँ पर डॉन सवाल करता है कि जैसा कि अभी आपने हमको डेंसिटीज के बारे में बताया, कह रहा है कि अब हमें समझ में आया कि हाँ, एक डेंसिटी के अंदर 7 डेंसिटी होती हैं। मतलब अगर मान लो 3rd डेंसिटी है तो उसके अंदर भी 7 डेंसिटी होंगी। कह रहे उन 7 के अंदर भी फिर सब डेंसिटी होंगी 7। कह रहे फिर उन 7 के अंदर भी और सब डेंसिटी होंगी, और ये इन्फानाइटली चलता रहेगा, मतलब अनगिनत तरीके से चलता रहेगा। कह रहे तो क्या इसका मतलब ये है कि उन जो डेंसिटीज है, मतलब शरीर के अंदर भी जो फर्दर 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 हमारे डेंसिटीज है, कह रहे उनके अंदर भी कुछ ना कुछ होता रहता है। मतलब इसका मतलब कहीं ना कुछ तो हो ही रहा है ना? तो मतलब रुक तो कुछ नहीं रहा है यहाँ पे। तो क्या कह रहा है कि ये हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है समझना इसको। तो रा कहता है कि हाँ, हमें समझ में आ रहा है तुम्हारा तुम्हारा ये जो विरोधाभास दिमाग में चल रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है। कह रहे लेकिन तुम इसको ऐसे मान के चलना कि देखो कितने सारे मौके मिल गए तुम्हारे अंदर के सेल्स को भी अपने आप को एक्सप्लोर करने के। ऐसे ऐसे समझ के चलो, क्योंकि अगर मैम जिनको पता है एक एटम के पास जो न्यूट्रॉन्स और ये सारी चीजें होती है ना, ये भी स्विच करते रहते हैं इधर से उधर, एक जगह पे नहीं रुकते, ये भी स्विच करते रहते हैं इधर से उधर। यार तो उनके अंदर भी इन्फानाइट अपॉर्चुनिटी होती है, कह रहे वो भी घूमते रहते हैं इधर से उधर अंदर ही तुम्हारे शरीर के। कह रहे इसलिए तुम ये मान के चलो कि हाँ, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो हैं। कह रहे और उनके अंदर भी अनगिनत अनगिनत पॉसिबिलिटी है और अनगिनत प्रोबेबिलिटी भी है। मतलब वो कैसे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। कह रहे अपने शरीर को ही देख लो, तुम्हें थोड़ी ना पता है कि वो कैसे कर रहा है अंदर से। कह रहे लेकिन अंदर से तो चीजें चल रही हैं उसके अंदर। कह रहे वैसे ही चली जा रही हैं उसके अंदर सारी चीजें। जैसी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास हैं वैसी तुम्हारे शरीर के पास भी है। कह रहे वो उसी के हिसाब से काम कर रहा है। जैसे जैसे उसको चीजें मिलती जाएंगी, कह रहे वो भी आगे वैसे 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 करता चला जाएगा। Does what we do when we think of possibilities that can occur, say daydreaming, do these become real in these densities? This depends upon the nature of the daydream. This is a large subject. Perhaps the simplest thing we can say is if the daydream, as you call it, is one which attracts to self, then this becomes reality to self. If it is contemplative general daydream, then this may enter the infinity of possibility probability complexes and occur elsewhere, having no particular attachment to the energy fields of the creator. हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे डॉन पूछता है, तो इसका मतलब जब हम लोग कुछ सोचते हैं तो अनगिनत पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, मतलब अनगिनत चीजें हो सकती हैं। अगर हम ऐसे मान के चले कि दिन में सपने लेना, तो क्या ये चीजें जो हम सपने ले रहे होते हैं, सपने कर रहे होते हैं, क्या ये है कि हमारे सामने ये चीजें सच हो जाए? तो रा कहता है कि ये डिपेंड करता है कि वो जो दिन में जो तुम सपना देख रहे हो वो किस तरीके का देख रहे हो। मतलब मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या देख रहे हो उसके अंदर। कह रहे कि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कह रहे ये चीज देखो, इसको ऐसे समझ के चलना, इसको सिंपल तरीके से तुमको बता रहे हैं हम। कह रहे कि जब कोई दिन में कोई सपना देख रहा है कि यार मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कह रहा अभी वो अपने अपने बारे में ही सोच रहा है। कह रहा अभी वो जो भी चीज सोच रहा है वो अपने अपने लिए ही सोच रहा है, अपने अपने बारे में ही सोच रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ, उसके लिए हो जाए, उसके लिए वो चीज हो जाए। वो डिपेंड करता है कि वो कितनी इंटेंसिटी से कर रहा है उसको। अगर उसके अंदर वो दिल से इंटेंसिटी नहीं है तो कह रहा वो चीज भी पॉसिबल नहीं है। कह रहा वो तभी हो सकती है कि उसके दिल से वो इंटेंसिटी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। फिर जितना वो बढ़ती जाएगी, कह रहा उसके लिए वो चीजें होती चली जाएगी। कह रहा लेकिन इसी के दूसरी जगह पे एक ऐसी भी है कि एक नॉर्मल चीज आप सोच रहे हो, नॉर्मल आप सोच रहे हो, आप सोचे जा रहे हो कि यार हमारी गैलेक्सी ऐसी है, उस ब्रह्मांड में वहां क्या चल रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा। कह रहे तो उस केस में ये तुम्हारे साथ नहीं होगा। कह रहे कि तुमने तो सोच लिया यहाँ पे, कह रहे वो ले जाके ब्रह्मांड के किसी और प्लेनेट पे किसी और के साथ हो जाएगी वो चीज। कह रहा ऐसे भी होता है। कह रहा क्योंकि ये जो क्रिएटर ने जो एनर्जी फील्ड लगा रखी है ना, इसमें आपके थॉट हमेशा घूमते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। अब वो थॉट उसके जैसे ही मिलता जुलता थॉट किसी और ने पिक कर लिया, कह रहे तो तुम्हारा थॉट निकल के उसके थॉट में चला जाएगा। कह रहा और वहां उसके लिए वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसके लिए वो रियलिटी बन जाएगी। कह रहा इसीलिए इस एनर्जी फील्ड के अंदर तभी बोलते हैं कि बड़ा सोच समझ के सोचना चाहिए जो भी आप सोच रहे हो। आंख बंद करके अगर आपने सोचा और आपकी सोच हुई खराब, तो आपके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, जाके ब्रह्मांड में किसी और एंड पे भी पड़ जाएगा उसका इम्पैक्ट। ये थोड़ा समझ में नहीं आया। मैम यहाँ पे वो ये कह रहा है, देखो
एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझा दो। कोई एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। देखो अब जैसे थर्ड डेंसिटी का प्लैनेट एक हमारा भी है, ठीक है, ठीक है, हमारा भी थर्ड डेंसिटी का प्लैनेट है कि, और किसी ने दिमाग में ये सोचा कि किसी के बारे में कि यार काश ये चीज ना मुझे मिल जाए, या एक तो ये हो गया ये चीज मेरे को मेरे लिए चाहिए, ठीक है, चाहे वो गाड़ी हो कुछ भी हो। एक मिनट, डे ड्रीम में और विश करने में फर्क होता है। यहाँ वो बिल्कुल विश करने की बात नहीं कर रहा, डे नहीं, ड्रीम विश जैसे की वो सोच रहा इमेजिन है, कर रहा है, वही मैं, विजुअलाइज कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मैं ये गाड़ी में बैठा हूँ, या मैं इस घर में रहता हूँ, या यू नो व्हाटएवर। हाँ तो मैम डे ड्रीम में पता है क्या होता है, डे ड्रीम में और विश में ये होता है कि विश तो आपने मांग लिया ऐसी कि हे भगवान मेरे लिए ये कर दे, आपने वो किया और आप वहां से निकल गए ये सोच के कि भगवान कर देगा उसको। डे ड्रीम उल्टा है, डे ड्रीम में क्या होता है कि आप एक ही चीज को पाने की इच्छा, आपकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। उस केस में क्या होता है, जब आपके अंदर से इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी ना, फिर वो चीज को पाने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज इधर उधर से आनी आ जाए शुरू हो जाएंगी और वो चीज आपको मिल जाएगी। ऐसे होता है ये यार। लेकिन यही तरीके की इंटेंसिटी अगर आपने ये सोच रखा है ना कि यार ये दूसरे के साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ वैसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए, हो सकता है कि वो इंसान ना चाह रहा हो कि मेरे साथ ऐसा हो, लेकिन वो थॉट तो निकल गया ना आपके दिमाग से, वो सोच तो निकली ना आपके दिमाग से, फिर वो इसी एनर्जी फील्ड के अंदर रहेगी पूरे ब्रह्मांड में जो क्रिएटर ने डाल रखी है। कह रहे कि वह ऐसी चलती रहेगी चलती रहेगी, कह रहे किसी और ने भी अगर ऐसा सोचा होगा कह रहे उसके ऊपर जाके पड़ जाएगी और वहां पे उसका हो जाएगा जो भी होना है, कह रहे तुम्हारा नहीं होगा। तो इसी ब्रह्मांड के अंदर सोच जो है ना वो चलती रहती है सबकी इधर से उधर। तभी कहते हैं कि ये जो फील्ड है ना हमारे आसपास, इसमें बहुत सारे थॉट फॉर्म्स हैं मतलब लोगों की सोच चल रही है इसके अंदर हमारे आसपास। वो हमारे ऊपर है कि हम वो सोच को लेते हैं या नहीं लेते हैं। मेडिटेशन करने से यही होता है कि आप वो सारी सोच हटा देते हो अपने आसपास से, आप सिंगल थॉट में निकल जाते हो क्रिएटर की तरफ, बस ये डिफरेंस है। एनीबडी हैज अ क्वेश्चन? समझ में आया सबको ये? यस यस। Okay. To make this a little more clear, if I were to daydream strongly about building a ship, would this occur in one of these other densities? This would have or shall occur. ये देखा, तो यहाँ पे डॉन बोलता है कि कह रहा है कि मेरे को इसको और अच्छे से समझना है। कह रहा है तो इसका मतलब अगर मैं दिन में बड़ी इंटेंसिटी से ये सोचूं कि हाँ भाई मुझे एक क्राफ्ट बनाना है, एक शिप बनाना है, ठीक है, अपने लिए एक मतलब जहाज बनाना है मेरे को अपने लिए, तो क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है कि मतलब वुड दिस ऑकर इन वन ऑफ दीज अदर डेंसिटीज? कह रहा है कि क्या दूसरी डेंसिटीज में भी ये हो सकता है क्या ऐसा? तो रा कहता है कि ये हो चुका है, ये हो रहा है, कह रहा है, और या ये होने वाला है। कह रहा है सोच ऐसी कर दिए काम, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है या तो वो चीज पहले हो चुकी है या अभी कहीं पे हो रही है, कह रहे या आगे होने वाली है। कह रहे ऐसे ही होता है ब्रह्मांड में सब कुछ। तो मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि जब वो कहता है कि ब्रह्मांड में तुम्हारे साथ नहीं तो कहीं ना कहीं किसी और डेंसिटी में हो रही है, क्या वहां पे जिस डेंसिटी में ये हो रही है ये इसी की पैरेलल लाइफ के साथ हो रही है, या एक टोटली डिफरेंट एंटिटी के साथ हो रही है? मैम किसी के साथ एक पैरेलल, आपकी पैरेलल लाइफ भी हो सकती है, एक टोटल डिफरेंट एंटिटी भी हो सकती है। मान लो आपने जैसे इस एग्जांपल में बोल रहा है कि भाई मुझे जहाज बनाना है, तो यहाँ पे अगर ये सोच रहा है ऐसा कि मुझे जहाज बनाना है, इसने अपनी इमेज छोड़ दी, अपनी दिमाग की इमेज डे ड्रीम में छोड़ दी इसी के अंदर, इसी हवा के अंदर। लेकिन वहां पे किसी और जगह पे भी किसी ने सोचा कि यार मुझे जहाज बनाना है, हो सकता है कि वो सोच जाके उसके दिमाग में पहुंच जाए, उसके दिमाग में पहुंचे, उसके पास वो चीजें अवेलेबल भी हों कि उस जहाज को बना सके, वो सकता है वो जहाज ही बना दे उसका। तभी वो कह रहा है कि या तो ये हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है। या ये भी हो सकता है कि आप भी सोच रहे हो और कहीं ब्रह्मांड में कहीं कोई दूसरी जगह पे बैठा हुआ कोई और इंसान है, वो भी यही सोच रहा है सोच कि हाँ यार मेरे को जहाज बनाना है। अनगिनत पॉसिबिलिटी होगी ना मैम, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी तो बोल रहा है वो। And then if say an entity daydreams strongly about battling, let us say another entity, would this occur? In this case, the entity's fantasy concerns the self and other self. This binds the thought form to the possibility probability complex,
connected with the self, which is the creator of this thought form. This then would increase the possibility of bringing this into third density occurrence. हाँ देखा, मैं बता दिया ना। तो यहाँ पे डॉन पूछता है, कहता है कि इसका मतलब अगर मैं पूरे दिन बैठ के यही सोचता रहूं कि मुझे किससे मेरी लड़ाई है और मैं लड़ाई करनी है उससे, ठीक है, इस तरीके की चीजें सोचता रहूं उससे, तो क्या ये दूसरे जिससे मैं लड़ाई करने की सोच रहा हूँ, कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, मतलब रियलिटी में हो सकता है ऐसा। तो कह रहा है कि इस केस में ना तुम ये देखो कि भाई जो तुम्हारी फैंटेसी है ना, ये जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, कह रहा है ये तुमको तुम्हारे और दूसरे दो लोगों के बारे में सोच रहे हो आप, ठीक है। अब उसने जहाज बनाना तो चलो ठीक है, उसने खुद के लिए सोचा, कह रहा अब यहाँ पे तुमने दो लोगों की बात की है, भी अपने बारे में और दूसरे के बारे में सोच रहे हो। कह रहा है कि इस केस में क्या होता है कि जो थॉट है ना तुम्हारा, कि तुम भी क्रिएटर हो, कह रहा वो तुम्हारे साथ जुड़ गया, वो तुम्हारा ही थॉट है, तुम्हारा ही मतलब तुम्हारे साथ ही है, उसका जुड़ाव अभी फिलहाल। कह रहा लेकिन क्योंकि तुमने दूसरी एंटिटी को इसके अंदर घुसेड़ लिया है, डाल लिया है इसके अंदर, कह रहा तो ये तुम्हारी इसमें पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी तुम्हारी थर्ड डेंसिटी के अंदर उस इंसान से लड़ाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उस टाइम पे। कह रही बिल्कुल पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी भी है, कह रहे ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तब सेम तरीके से अगर आप प्यार का थॉट लेके करोगे किसी और के लिए, कह रहे तो वहां पर भी हो सकता है। कह रहे ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी कितनी है उसकी, मतलब कितना कितना दिल से सोच रहे हो आप उस चीज के बारे में। लेकिन चाहे वो यहाँ लड़ाई के पर बारे में सोचो, चाहे वो लड़ाई के बारे में सोचो, या फिर प्यार की तरफ उस डायरेक्शन में सोचो। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि जब आप किसी और के, जैसे ये किसी और से लड़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अगर वो सामने वाला इंसान लड़ना नहीं चाहता तो उसकी फ्री विल भी तो है। तो ये हाँ तो मैम पॉसिबिलिटी उसकी, प्रोबेबिलिटी कैसे मैम बिल्कुल है मैनिफेस्ट ना, हो गई? यही तो बात है, उसकी फ्री विल है, वो नहीं लड़ना चाहता आपसे, ठीक है। अगर उसका थॉट ये रहा ना भाई मुझे इससे लड़ाई नहीं करनी है, ये कितना भी सोचता रहे, जब तक वो दोनों थॉट मैच नहीं होंगे, मतलब अगर उसके दिमाग से भी निकला कि मुझे लड़ना है और इसके दिमाग से भी निकला मुझे लड़ना है, हालांकि इसने उस थॉट के अंदर उसको खींच तो लिया है अंदर, लेकिन अगर उसके दिमाग में भी ये थॉट आ गया ना कि मुझे इससे लड़ना है, ये लड़ाई तभी हो सकती है, क्योंकि दोनों दोनों इंफॉर्मेशन मैच करनी चाहिए ना, वो डेटा सेट तो मैच करना चाहिए ना। लेकिन उसने कंटिन्यूअसली उसके दिमाग में ये चल रहा भाई मुझे इससे लड़ाई नहीं करनी, मुझे करनी ही नहीं है, मैं तो इसे प्यार से ही डील करूंगा, मुझे लड़ना ही नहीं है इससे। यार उस केस में क्या होता है, उस केस में ये अगर जबरदस्ती करेगा, मतलब मान लो इसको लड़ना हो उससे, जबरदस्ती करेगा यार, तो ये उसकी आजादी का उल्लंघन कर देगा, इसकी पोलैरिटी नीचे चली जाएगी, तो ये आगे फर्दर प्रोग्रेस करने की बजाय और पीछे चला जाएगा, ये और पीछे धकेला जाएगा ये। कह रहा लेकिन दूसरा साइड में जो बैठा हुआ है वो कह रहा है जी मुझे नहीं लड़ना, मुझे लड़ना ही नहीं है इसके साथ। कह रहा तो जब तक दोनों के थॉट फॉर्म मैच नहीं करेंगे ना तब तक ये चीज हो नहीं सकती। इसके लिए प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी तभी पॉसिबल है जब दोनों के दिमाग में भी चल रही हो। पुल कर लेना किसी को थॉट में इज वन थिंग, लेकिन दोनों को थॉट एक हो जाना इज अनदर थिंग। यहाँ पे ये जो कह रहा है कि दिस बाइंड्स द थॉट फॉर्म टू द पॉसिबिलिटी कॉम्प्लेक्स probability complex connected with the self which is the creator of this thought form. ये binds the thought form का मतलब क्या हुआ? मतलब अपनी सोच को अपने अंदर ही गांठ लगा लेना कि हाँ मेरे को ये करना ही करना है, करना ही करना है, इस टाइप की सोच अपने आप को अपनी अपने सोच को उसी तरीके से उस डायरेक्शन में बांध देना। अच्छा, with the self which is the, भैया क्वेश्चन था। हाँ या कौन है? हाँ यार इस हाँ सवाल को एक मिनट सवाल को लिख के रख लेना, हाँ एंड में कर लेंगे। ठीक है। Does the Orion group use this principle to create conditions brought about to suit their purpose? We will answer more specifically than the question. The Orion group uses daydreams of hostile or other negative vibratory natures to feedback or strengthen these thought forms. आ गई कोई बात। हाँ तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सवाल पूछता है डॉन की, तो इसका मतलब ये क्योंकि ये इस तरीके से काम करता है पूरा ब्रह्मांड, तो इसका मतलब ओरायन ग्रुप भी इसका इस्तेमाल करता होगा, पक्की बात है, ताकि वो इस तरीके की सिचुएशन और कंडीशन बना सके किसी भी प्लेनेट के ऊपर, ताकि उसको जीता जा सके या ये उसके पर्पस को सूट कर सके। तो रा कहता है कि इसमें तो हम तुम्हें और अच्छे से समझाते हैं कि ये क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्योंकि तुमने ओरायन ग्रुप के बारे में पूछा है। कहता देखो ओरायन भी डे ड्रीम्स का इस्तेमाल करता है, मतलब इसी तरीके की सोच का इस्तेमाल करता है कि दिन में जो लोग सोच रहे हैं, तभी हम मैम कहते हैं कि हम टीवी नहीं देखते हैं। हम टीवी इसलिए नहीं देखते हैं, अगर हमने देखा
उस तरीके का हमारा थॉट बन जाएगा, और अगर वो थॉट बन गया तो वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। इसलिए नहीं देखते हम लोग टीवी, हमें पता चल गया था यहाँ से क्या होता है। तो कहता है कि ये जो ओरायन ग्रुप है ना, इसलिए डे ड्रीम का इस्तेमाल करता है, कह रहा है इसी तरीके की हॉस्टाइल और अदर नेगेटिव वाइब्रेटरी नेचर टू फीडबैक और स्ट्रेंथन दीज थॉट फॉर्म्स। कह रहा है कि ओरायन ग्रुप मॉनिटर करता है कि भाई किस किस की सोच इस तरीके की है। कह रहे जैसे वो देखता है ना, अरे अच्छा इसके दिमाग से ऐसी चीजें निकल रही हैं, कह रहा है ओरायन ग्रुप उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि उसके अंदर फिर वो अपना फीडबैक डालना शुरू करता है। अच्छा भाई तेरे को इस डायरेक्शन में, अच्छा ये करना है तेरे को नेगेटिवली, ले और इन्फॉर्मेशन तेरे दिमाग में, ये ले और हम तेरे को देते जाएंगे, तेरे को जो भी करना है। Do they ever use any, shall I say, gratifications of the physical body to amplify such daydreams? They are able to do this only when there is a strong ability on the part of the receiving mind-body-spirit complex towards the perception of thought forms. This could be termed an unusual characteristic, but has indeed been a method used by Orion entities. हाँ, तो यहाँ पर डॉन सवाल करता है, तो इसका मतलब ये इसको कभी इस्तेमाल करते हैं कि मतलब किसी फिजिकली किसी किसी इंसान को लेके इसका इस्तेमाल करते हैं कि भाई उसकी इस तरीके की सोच हो, तो उस सोच के अंदर मतलब उछाल मारने के लिए क्या कुछ ऐसा करते हैं वो लोग ऐसा? तो डॉन राव उसको जवाब देता है कि हाँ ये ऐसा करते हैं, कह रहे लेकिन ये उन्हीं के साथ कर सकते हैं जो इनके साथ कांटेक्ट में आ जाए। कह रहे जो इनके साथ कांटेक्ट में आ जाए और उसकी भी सोच हल्का सा झुकाव उसका इसी की तरफ हो। कह रहे जैसे ही उसका झुकाव उस तरफ होगा ना, कह रहे तभी उस केस में ये उसके दिमाग के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ऐसे नहीं कि किसी के भी दिमाग में डाल देंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव एंटिटी के दिमाग में डालेगा ना अगर ये चीज, तो वो अपने थॉट को बैलेंस कर लेगा। उसे पता है कि भाई ये बेकार की चीज है, हटा इसको साइड में, हमें नहीं चाहिए ये सब। दिमाग में यार लोग कर लेते हैं, लोग कई लोगों को पता नहीं चलता है, उन्हें लगता है हम सीधा एक्शन ले रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। नहीं, पहले आप सोचते हो फिर एक्शन लेते हो। तो वो कह रहा है कि उस टाइम पर वो उसको अपने जैसे, तभी तो उसको अपने जैसी एंटिटी, अपने जैसी लोग चाहिए होते हैं। कह रहा है उनके दिमाग में उछाल मार सकता है इस चीज का। कह रहा है कि और ये इस तरीके की जो जो तरीके हैं ना, उसने यहाँ नहीं, उसने बहुत जगह पे इस्तेमाल किए हुए हैं। कह रहा है और हाँ ये ही उनका मेथड है, ये उनका वन ऑफ द मेथड है। मतलब इनके जितने भी तरीके हैं ना, उनमें से एक तरीका ये भी है उनका काम करने का। The many wanderers coming to this planet now and in the recent past, are they subject to Orion thoughts? I was just thinking about this. As we have हाँ, said before, आप पढ़ लो पहले पूरा पढ़ लो। wanderers become completely the creature of third density in mind-body complex. There is just as much chance of influence to a wanderer entity to a mind-body complex of this planetary sphere. The only difference occurs in the spirit complex, which, if it wishes, has an armor of light, if you will, which enables it to recognize more clearly that which is not as it would appropriately be desired by the mind-body complex. This is not more than a bias and cannot be called an understanding. Furthermore, the wanderer is in its own mind-body complex less distorted towards the, shall we say, deviousness of the third density, positive, negative confusions. Thus, it often does not recognize as easily as a more negative individual the negative nature of thoughts or beings. लंबा सवाल, मतलब छोटा सा सवाल था, लेकिन जवाब थोड़ा सा लंबा निकाला है उसने। तो यहाँ पे सवाल किया इसने, क्या कहते हैं कि भाई जो वॉन्डरर्स आते हैं इस प्लेनेट के ऊपर, तो इसका मतलब ये जो ओरायन ग्रुप है इनको भी जरूर टारगेट करता होगा। तो ओरायन ग्रुप को पता है कि भैया अगर वॉन्डरर्स आए हैं हाई डेंसिटी से उठ के यहाँ पे, तो ये मेरे प्राइम टारगेट होने चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए खतरा होते हैं। वो खतरा ही मान के चलता है ना, हालांकि वॉन्डरर्स तो उसको भी भाई मान के चलते हैं, तो भाई मान जा क्यों कर रहा है ये जब। लेकिन उनको लगता है कि नहीं ये हमारे टारगेट है, क्योंकि ये है तो लड़ाके, इनको लड़ना पसंद है बस। तो कहते हैं कि इस वजह से क्या होता है, मतलब सवाल उसका ये था, क्या अभी रिसेंट पास्ट में क्या ओरायन ने ऐसे कुछ लोगों के साथ किया है, कोशिश की है? तो राव से बताता है कि दोस्त हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई वॉन्डरर यहाँ पे पैदा हो जाता है ना, मतलब आएगा, हो सकता है चौथी डेंसिटी से, पांचवी से, छठी से, वहां से उठ के यहाँ पर आएगा। कह रहे कि जब वो वहां से यहाँ आता है ना, तो वो यहीं का बन जाता है पूरी तरीके से। होता वो पूरे के पूरे इसी, मतलब आया बेशक हायर डेंसिटी से हो, कह रहे लेकिन वो हो जाता है बिल्कुल यहीं का इंसान है।
जैसे तुम्हारे सामने वो नॉर्मली दिखेगा कि हाँ ये यहाँ का इंसान है बिल्कुल तुम्हें। कह रहा है कि बस ये होता है, कह रहे जितने चांसेस एक नॉर्मल आदमी को के थॉट को मैनिपुलेट करने का होता है ना, कि मतलब एक नॉर्मल आदमी की सोच को बर्बाद करने का होता है ना, कह रहा उतना ही रिस्क इनका भी होता है, ऐसी बात नहीं है। कह रहा है कि केवल यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि ये जो वॉन्डर पैदा हुए होते हैं ना, कह रहा है इनकी जो आत्मा होती है अंदर की, जो कांपती है जो अंदर उनकी आत्मा, कह रहा है उसके ऊपर ना एक आर्मर लगा होता है लाइट का, मतलब उसके ऊपर एक, जैसे क्या बोलते हैं मैम आर्मर को हिंदी में क्या बोलेंगे? कवच। हाँ, उनके ऊपर एक कवच लगा होता है क्रिएटर की लाइट का। कह रहा है कि उस कवच की वजह से ना उनका जो दिमाग होता है, वॉन्डरर्स का जो दिमाग होता है ना, वो इस डायरेक्शन में जाता ही नहीं है नेगेटिव वाली में। वो कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जैसे उनके दिमाग में नेगेटिव चीज आती है ना, उसको क्या कहते हैं बैलेंस करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। कह रहे वो पहले ही उसको बैलेंस कर लेते हैं अपने थॉट को, सोच को। कह रहे तुम इसको ऐसे मान सकते हो कि भाई उनका झुकाव होता ही दूसरी वाली साइड में है, ये बायस है ना कि अंडरस्टैंडिंग। यार वो ऑटोमेटिकली उसी साइड में झुके होते हैं पहली, मतलब क्रिएटर वाली साइड में। इसलिए उनके साथ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि बन तो गया वो यहाँ का ही, लेकिन इतना आसान नहीं है उनके साथ ये करना। कह रहा furthermore the wanderer in its own mind body is complex, less distorted, this shall we say deviousness of third density positive negative confusion, that it often does not recognize as easily as more negative individuals the negative nature of thoughts or beings। हाँ, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि और आगे का और बताएं तुम्हें। कह रहा है ये जो वॉन्डरर होता है ना, ये वॉन्डरर का जो झुकाव होता है इस तरफ की वजह से ना, तो वो जैसी ही उसके सामने कोई नेगेटिव चीज आती है ना, वो उसके सामने सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये देखो ये क्या चल रहा है यहाँ पे। उनकी सोच ही ऐसी होती है, क्या ड्रामा लगा रखा है ये, जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को कर क्यों रहे हो। कह रहे इस तरीके की सोच हो जाती है उनकी। तो कह रहे इस तरीके की सोच की वजह से अगर कोई नेगेटिव आदमी उनको इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करता है ना, तो वो उस आदमी को ही छोड़ देते हैं कि छोड़ भाई तू जा अपने रास्ते, हमें नहीं चाहिए तेरी कहानी, तू जा, जिसको बांट सकता है बांट ले, जिसको चाहिए होगी अपनी कहानी दे दे, हमें नहीं चाहिए तेरी कहानी। जा। नहीं पा, मुझे ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें ये समझ में आया कि पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जो कंफ्यूजन होता है ना, कि ये चीज सही है या ये गलत है। जैसे किसी ने मुझे हर्ट किया, मेरा बदला लेने का मन कर रहा है, तो मुझे लेना चाहिए, बदला लेना सही है या गलत है। ये जो डिफरेंस एक वॉन्डरर है उसको क्लियरली समझ में आता है कि इसमें ये गलत है, तो भले मुझे तकलीफ हुई है लेकिन ये गलत है तो मुझे नहीं करना। आम इंसान को ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। दूसरा वो कहता है कि आम तौर पे does it often does not recognize as easily as a more negative individual, कि एक नॉर्मल इंसान या नेगेटिव इंसान से ऑपोजिट जब सामने उसके कोई गलत थॉट या गलत इंसान आता है तो वो उसे भी पहचान नहीं पाता। वो गलत उसे किसी चीज में या किसी इंसान में बुराई नजर नहीं आती। उसने लिखा है ना, इट डज नॉट हाँ मैम, रिकॉग्नाइज। ये मैम यही चीज तो अरे यार मैम यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वॉन्डरर होता है ना, वॉन्डरर उस नेगेटिव इंफॉर्मेशन को छोड़ देता है, लेकिन हेलो, हाँ हाँ, हेलो। वो उस नेगेटिव इंफॉर्मेशन को छोड़ देता है, लेकिन वो सामने वाले को भी ऐसे ही ट्रीट करता है कि हाँ ये मेरा भाई है, कोई बात नहीं भाई, तेरे को करनी है ना अपनी इंफॉर्मेशन, जाके किसी और को दे दे। पर वो उसके साथ ये नहीं कहेगा कि भाई अच्छा तू नेगेटिव है तो मैं भी लग गया तेरे साथ ही उस काम के अंदर। यार नहीं, वो उसके काम के साथ नहीं जाएगा उसमें। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है इसलिए मुझे पता है। अच्छा। हाँ, मेरे सारे फ्रेंड्स वेन सब परेशान है मुझसे, कहते हैं तेरे को तो किसी में कोई बुराई दिखती ही नहीं, हाँ कोई कुछ भी कर जाए ठीक है चलो। Would then the wanderers as they incarnate here be high priority targets, shall we say, of the Orion group? This is correct. हाँ, तो यहाँ पे डॉन सवाल करता है, तो इसका मतलब ये जो वॉन्डरर्स यहाँ पे पैदा हुए होते हैं, कह रहे इसका मतलब ये ही है जो ओराइन ग्रुप के सबसे बड़े टारगेट पे रहते हैं। तो रा कहते हैं हाँ ये उनके टारगेट पे रहते हैं। And if a wanderer were to be successfully infringed upon, shall I say, by Orion, what would happen to this wanderer at harvest? If the wanderer entity demonstrated through action a negative orientation towards other selves, it would be, as we have said before, caught into the planetary vibration, and when harvested, possibly repeat again the master cycle of third density as a planetary entity.
This shall be the last question of this session. देख रहे हो मैम कितनी डेंजरस गेम है ये, कितना बड़ा रिस्क है वॉन्डरर के लिए। वो बहुत कहता है बड़ा। कि अगर मान लो वॉन्डरर के दिमाग को किसी तरीके से ओरायन ग्रुप मैनिपुलेट कर दे, ठीक है, उसके इन्फ्लुएंस कर दे और उसको अपनी अपनी तरीके की इंफॉर्मेशन उसको देके और उससे अपना काम करवा ले किसी तरीके से, ठीक है, तब उस केस में उस वॉन्डरर के साथ क्या होगा? मतलब जब हार्वेस्ट होगी, जब कटाई का वक्त आएगा तो उसके साथ क्या होगा? कहता है कि ये जो वॉन्डरर है ना, अगर इसने अपने कर्म में उस तरीके की नेगेटिव चीजें करनी शुरू कर दी, यानी दूसरों का नुकसान करना शुरू कर दिया, कह रहे हैं ना टुवर्ड्स अदर सेल्फ, अगर इसने दूसरों को नुकसान करना शुरू कर दिया ना, कह रहे उस टाइम पे वो भी इसी प्लेनेट के साथ फंस जाएगा। और कहते हैं इसकी वाइब्रेशन में, मतलब इसी प्लेनेट की वाइब्रेशन में फंस जाएगा वो भी। कह रहे जिस टाइम पे कटाई होगी ना, कटाई के टाइम पे वो जब कटाई हो जाएगी तो उसको भी दोबारा मास्टर साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी बाकियों के साथ। बाप रे, बहुत कितना बड़ा बड़ा रिस्क रिस्क है मैम, कितना बड़ा रिस्क है ये, छठी बहुत। डेंसिटी से उठ के आना और फिर गलती से अगर यहाँ फंस गए, ओ भाई साहब, यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है। सोचो दूसरों को बचाने के लिए आए थे और उनके साथ खुद ही फंस गए। तभी कहते हैं बुरा कर्म ना करो। हाँ, ये भगवान, बहुत बड़ा रिस्क है ये तो। 75,000 साल कौन जिएगा, फिर दूसरी साइकिल कौन रिपीट हाँ। करेगा? मास्टर साइकिल वो कह रहा है कि मास्टर साइकिल वो कह रहा है 25,000 साल की साइकिल फिर दोबारा रिपीट करेगा। मास्टर मतलब 75,000 साल नहीं, हाँ मास्टर हाँ, साइकिल, 25,000। क्योंकि तीन मास्टर साइकिल होती है ना। हाँ हाँ हाँ। ये जो फाइनल वाली है ये तो ग्रेट मास्टर अच्छा, साइकिल है। LK had a question. LK,